क्लियर है ना रोशनी? हाँ क्लियर है। ओके हाँ दादा। ठीक है। अच्छा, तो फंडामेंटल एनालिसिस। ओके, तो फंडामेंटल एनालिसिस में अगर आप लास्ट वीक में तो बजट का डिस्कशंस कर रहे थे, 2021 का जो फिनांस बजट था। बट बिफोर दैट वीक, उससे पहले वाला वीक में हम लोगों ने बजट में आई थिंक फिनेंशियल रिपोर्ट मतलब एनुअल रिपोर्ट, जिसमें फिनेंशियल स्टेटमेंट को रीड करना सीख रहे थे। हाँ, मतलब हाउ टू रीड द फिनेंशियल रिपोर्ट, दैट इज किस तरह से एक एनुअल रिपोर्ट को रीड करना चाहिए। ठीक है, जिसमें हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर पे मतलब एग्जाम्पल इन द सेंस केस स्टडीज के तौर पे देख रहे थे। अमरा राजा बैटरीज, मतलब एमरॉन बैटरीज का जो डिटेल्स है वहीं से हम लोग देख रहे थे। हम लोग कोई भी एक कंपनी को देख के हजारों कंपनी का कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। मतलब एटलीस्ट जो तरीका है वो समझ सकते हैं। अभी डिफरेंट बिजनेस का डिफरेंट कैरेक्टर होता है, तो पॉइंट ऑफ व्यू भी बिजनेस टू बिजनेस चेंज हो सकता है। बट क्या है, एटलीस्ट अगर एक तरीका समझ में आए तो फिर दूसरा तरीका तीसरा तरीका भी समझ में थोड़ा बहुत आएगा। जैसे बेसिक बात मैं इतना कहूँगा, जैसे क्रिकेट में क्या होता है ना, आपको बैट करना है, अगर बैटिंग करना है तो फिर बैट करने के टाइम पे आपको स्टांस तो लेना है, मतलब जिस तरह से वो मतलब बैट करने के लिए क्रीज में आते हैं। फिर आप कैसा भी शॉट लगाओ, मतलब जैसे स्ट्रेट ड्राइव मारो, फ्रंट फुट में कवर ड्राइव करो, बैक फुट में ग्लांस करो, जो भी करना है करो, लेकिन उसके लिए एक बेसिक स्टांस चाहिए। तो बाकी शॉट जो है, जैसे कि आप शायद समझ पा रहे हो कि स्टार्टिंग पॉइंट जो है एनुअल रिपोर्ट को अंडरस्टैंड करने का, उसका बेसिक एरिया सेम ही है। अभी जैसे डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज, मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ शॉट, जैसे क्रिकेट में अलग अलग होते हैं आजकल, तो स्विच हिट भी होता है। जिनको क्रिकेट का समझ है वो समझ सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, समझो तो अच्छा रहेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ क्रिकेट ज़बरदस्ती समझना नहीं है, बट सीरियसली क्रिकेट में क्रिकेट के साथ ना स्टॉक मार्केट बहुत मैच करता है। मेरा अंडरस्टैंडिंग है, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, बट सीरियसली मैच करता है। मतलब टेस्ट क्रिकेट का जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी ज़्यादा, स्पेशली इन फंडामेंटल एनालिसिस, इट्स लाइक टेस्ट क्रिकेट। तो आप जितना अच्छे से टेस्ट क्रिकेट समझोगे ना, उतना अच्छे से अपना माइंड सेटअप बना पाओगे। पूरा पेशेंस का गेम है और नॉलेज का गेम है। तो चलिए, मैं आपको एक काम करता हूँ, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग डिस्कशंस कर रहे थे फिनेंशियल स्टेटमेंट में, उसी पॉइंट में आगे को बात को बढ़ाएंगे। तो स्क्रीन तो शेयर्ड हो गया, तो जिसमें हम लोग आप लोगों को मैंने जो बता रहा था, दैट इज़ एनुअल रिपोर्ट रीड करना सिखा रहे थे, जिसपे ऑलरेडी फिनेंशियल स्टेटमेंट भी रीड करना हम लोग चालू कर दिए थे। याद है क्या सबको? हेलो? दादा क्या मैं स्क्रीन देख तो अच्छी ना हो। क्यों, स्क्रीन तो शेयर्ड है, किसी को नहीं दिख रहा है स्क्रीन? नहीं सर, स्क्रीन शेयर्ड है। ये रोशनी, तेरे वहाँ पर कुछ नेटवर्क इशू है, देख अभी देख। হ্যাঁ ঠিক আছে। अच्छा, तो याद होगा सबको फिनेंशियल स्टेटमेंट? हाँ याद है ना शंकर जी? फिनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में ही तो बात हो रहा था। हाँ याद है। इनफैक्ट हमारा राजा बैटरी का हम लोग लेकर के चल रहे थे केस स्टडी। एग्जैक्टली, तो मतलब 13 उसमें 14 और 19 20 में क्या हाँ कंपैरिजन। 13 14 19 20, थैंक यू थैंक यू, याद है सबको, याद आ गया मुझे। ओके चलिए, तो अभी हम लोग वही बात करेंगे आगे आगे कि फिनेंशियल स्टेटमेंट जो है उसमें हम लोगों को एक बार रिकॉल कराता हूँ आपको। फिनेंशियल स्टेटमेंट जो है उसमें हम लोगों को मेनली क्या क्या चीज़ पे फोकस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फाइनली द लास्ट सेक्शन ऑफ द एनुअल रिपोर्ट कंटेन्स द फिनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी। मतलब जो एनुअल रिपोर्ट होता है कंपनी का, उसका सबसे लास्ट सेक्शन जो होता है ना, वो होता है आपका फिनेंशियल स्टेटमेंट का एरिया। जैसे ये 2019-20 का एनुअल रिपोर्ट है, अगर आप चाहो तो कंपनी के साइट में जाके भी निकाल सकते हो। सर ये 13-14 है, आप 19-20 भी निकाल पाओगे इफ़ यू वांट, ठीक है। और अगर आप चाहो तो मैं भी आपके शेयर कर सकता हूँ, जैसे आप बोलोगे, ठीक है। तो ये 19-20 का फिनेंशियल रिपोर्ट है। आई थिंक ये जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स था, इसमें से काफ़ी डिस्कशंस हो रहा था इन आवर लास्ट क्लास। तो इस जब भी आप किसी भी एनुअल रिपोर्ट का ना, जो एकदम अंतिम एरिया होता है, जो लास्ट एरिया होता है, ठीक है, दिस इज इन कोलकाता। हमारा राजा का कोलकाता का एरिया, दुर्गा पूजा के टाइम का सिचुएशन से, वाह, दुर्गा पूजा वाला फोटो दे दिया ये लोग। ओके, तो किसी भी एनुअल रिपोर्ट का जो एकदम लास्ट का एरिया है, उसमें आप लोगों को कंपनी का फिनेंशियल स्टेटमेंट जो है उसका डिटेल्स, ये देख रहे हैं ना, सारा का सारा कैलकुलेशंस वगैरह, एंड में जाके आपको फिनेंशियल स्टेटमेंट्स का डिटेल्स मिलता है।
तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक्चुअली कंपनी क्या क्या बताते हैं, ठीक है, जिसका डिस्कशन ही अभी हम लोगों को करना है और वही धीरे धीरे आगे लेके जाना है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कॉर्पोरेट ओवरव्यू, स्टार्टिंग में क्या है कॉर्पोरेट ओवरव्यू, मतलब कॉर्पोरेट अपने बारे में क्या कहते हैं, उनका विजन वगैरह बताते हैं। फिर कुछ स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट्स जिसमें मैनेजमेंट डिस्कशंस एंड एनालिसिस, इट्स अ वेरी वाइटल एरिया आल्सो। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब एक CSR के तौर पे कंपनी क्या क्या कर रहा है, मतलब जो सोसाइटी के लिए बेनिफिटेड है। ऐसे 2% तो उनको देना ही पड़ता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करके कंपनीज को। तो उसके अलावा बहुत सारा कंपनी, जैसे टाटा का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि कंपनी जितना प्रॉफिट करते हैं या फिर जो भी करे, वो जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ पर अपना सोशल छाप तो छोड़ के ही आते हैं। मतलब स्पेशली टाटा इसमें बहुत माहिर है। बाकी रिलायंस, ITC सभी कोई धीरे धीरे कर रहा है, छोटा छोटा, मतलब उससे काफ़ी छोटा लेवल में भी बहुत सारे कंपनीज है, बिरला इज ऑल्सो देयर। तो लेकिन सबसे बड़ा टाटा का नाम आ जाता है CSR में। 10 ईयर्स फाइनेंशियल पोजीशंस का डिफरेंस क्या चला था, कॉर्पोरेट इन्फॉर्मेशन कुछ है, डायरेक्टर्स का रिपोर्ट, ये भी बहुत वाइटल होता है। तो ये सब तो आपको इसी कंटेंट के अंदर मिलेगा, ठीक है, जो मैं आगे आगे कुछ पॉइंट डिस्कस किया है और आगे भी करूंगा। लेकिन करेंटली मैं जो बात करने आपके साथ जा रहा हूँ दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में, जिसमें एक आ जाएगा आपका स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दूसरा आ जाता है आपका कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। ये वाला चीज़ आप लोग अगर कभी भी मनी कंट्रोल में भी विजिट करते हो, किसी भी कंपनी का डिटेल्स ढूंढते हो तो वहाँ पर भी आपको मिलता है। लेकिन पॉइंट है, ठीक है सभी तो मिल तो जाता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग। मिलना थोड़ा सा ढूंढने में आजकल गूगल का ज़माने में बहुत आसान हो जाता है, लेकिन पॉइंट है कि कैसे उसको समझे, किस तरह से उसको रीड करे, कैसे उसका एनालाइज करे, दैट इज़ द थिंग जो हमें समझना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, as you would agree, the financial statement are perhaps one of the most important aspects of the annual report. मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसको हम लोग क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट भी बोलते हैं। एनुअल रिपोर्ट जो है उसका जो फाइनेंशियल पार्ट है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स, ओके, ठीक है। दैट इज वाई मैं यहाँ पर आपको बोल रहा ना क्वांटिटेटिव, एक होता है क्वालिटेटिव, दूसरा होता है क्वांटिटेटिव। इसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, ओके, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड थर्ड वन इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये तीनों स्टेटमेंट को आपको ठीक से समझना है किसी भी कंपनी का फंडा को समझने के लिए। किसी भी कंपनी का जो फंडा है उसके अंदर जो अंडा है, मतलब फंडा के अंदर अंडा होता है ना, तो वही बोलते हैं आओ सिखाओ अंडे का फंडा, तो वही है अंडे का फंडा क्या है, उसका थोड़ा बहुत समझ या बहुत ज़्यादा समझ के लिए आपको ये तीनों चीज़ को अंदर से समझना है। तो लेकिन छोटा छोटा पॉइंट आएगा, धीरे धीरे समझेंगे। वी विल अंडरस्टैंड ईच ऑफ दिस स्टेटमेंट इन डिटेल ओवर द नेक्स्ट फ्यू चैप्टर। However, at this stage, it is important to understand that the financial statement come in two forms. ठीक है, एक होता है स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट और सिंपली स्टैंड अलोन नंबर्स, मतलब उसमें उसका कोई सब्सिडियरीज नहीं होता, ठीक है। और एक होता है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सिंपली कंसोलिडेटेड नंबर। कंसोलिडेटेड मतलब कि जिसमें जो कंपनी है उसके साथ साथ उसके अंडर अगर कोई होल्डिंग सब्सिडियरी का डिटेल्स है वो भी आ जाएगा। मैं आपको एक छोटा सा अंडरस्टैंडिंग जरूर यहाँ पर दूंगा, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि ये कंसोलिडेटेड और स्टैंड अलोन में कितना फर्क हो जाता है। कंसोलिडेटेड एंड स्टैंड अलोन में कितना फर्क होता है, क्या फर्क होता है और क्या समझना होता है। तो टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेटेड नंबर्स, वी नीड टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपनी। तो हमें सबसे पहले क्या समझना होगा है, कंपनी का स्ट्रक्चर को समझना है। तो स्ट्रक्चर कैसे समझेंगे, टिपिकली ए वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी हैज मेनी सब्सिडियरीज। एक वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनीज जो होते हैं लाइक टाटा, रिलायंस, इसका बहुत सारा सब्सिडियरीज है। टाटा का इतना सब्सिडियरीज है, आई डोंट नो आप लोगों ने कभी इसके ऊपर सर्वे किए कि नहीं, आई डोंट नो, बट मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड रुकिए। टाटा का सब्सिडियरीज देखिए तो आपको मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि इतना कंपनीज के अंडर मतलब टाटा का शेयर है, मतलब टाटा होल्ड करके रखे हैं। मैं कुछ दिन पहले ही किसी एक क्लास में डिस्कस कर भी रहा था। ये लिस्ट ऑफ एंटिटीज एसोसिएटेड विथ टाटा ग्रुप, ये एसोसिएट कंपनीज है, मैं एसोसिएट में नहीं बात करना चाहता। एसोसिएट का मतलब होता है कि अगर किसी कंपनी में किसी का 20% इंटरेस्ट है, मतलब सपोज किसी कंपनी में किसी और कंपनी का 20% का इंटरेस्ट आता है, तो वो उस कंपनी को दूसरा कंपनी का एसोसिएट कहते हैं, ठीक है। शेयर मतलब वोटिंग पैटर्न पे 20% का वोटिंग शेयर हो जाता है, तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। बट मैं जो बोलना चाहता हूँ दैट इज होल्डिंग, मतलब पूरा का पूरा मतलब उनके बिजनेस पे वो पैसा डाल दिया है, ठीक है, तो उतना होल्डिंग है उस कंपनी का। आई थिंक कुछ दिख रहा है आपको, दिस इज टाटा ग्रुप, ओके। टाटा ग्रुप में आप जस्ट देखो एक बार, हाँ, इसमें आपका
कितना सारा अलग अलग डिपार्टमेंट, ऐसे टाटा का बहुत सारा अलग अलग कंपनी भी बना हुआ है, लेकिन ये टाटा ग्रुप के अंडर में अगर आप देखो तो पहले केमिकल में आप देख लो एक बार, टाटा केमिकल, टाटा स्वच्छ, टाटा केमिकल यूरोप, मगादी सोडा कंपनी। एफएमसीजी में जस्ट देखो एक बार, मैं ख़त्म नहीं कर पाऊंगा पढ़ के। एफएमसीजी में टीआरएल क्रोआस्की, टाटा कंज्यूमर, टाटा सॉल्ट, टाटा टी, आई शक्ति, टेटली, टाटा कॉफ़ी। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? हेलो सबको दिखाई दे रहा है ना? है दादा। हाँ सर। टाटा जोया, टाटा इंडस्ट्रीज, टाइटन इंडस्ट्रीज, फर्स्ट ट्रैक, मतलब ये इनका हो गया थोड़ा एफएमसीजी, एंड इसके अंदर टाटा स्टारबक्स, ये भी तो आप लोग जानते हो। स्टारबक्स 50-50 जॉइंट वेंचर ओन्ड बाय स्टारबक्स कॉर्पोरेशन एंड टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। पता था क्या रोशनी? হ্যাঁ দাদা, ওখানে তো দেয় বিলে, बिले टाटा था के? লেখাও থাকে আর নিচে তোমার লেখাও থাকে टाइम টাটা टू প্রোডাক্ট। प्राइस लिखा रहता है। वेरी गुड सर, चलो कम से कम बिल में आप देखे हो, ये बहुत अच्छा है। रिटेल एंड ई कॉमर्स में इन्फिनिटिल, ट्रेंड, लैंडमार्क, स्टार बाजार, टाटा क्लिक, ये ई कॉमर्स में आया है, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन टाइप्स ऑफ, ठीक है। एनर्जी में हुगली, मेटकोक, जमशेदपुर यूटिलिटीज, पावर लिंक्स, टाटा पावर सोलर, टाटा पावर ट्रेडिंग। इंजीनियरिंग में इतना सारा नाम खत्म नहीं होगा, ठीक है। टाटा हिटाची, वन ऑफ द कुछ फेमस नाम में जो है जागुआर लैंड रोवर, ठीक है। इंफॉर्मेशन में आप देख लो, टाटा एलेक्सी, टाटा टेली सर्विस, टाटा स्काई, टाटा डोकोमो, VSNL इंटरनेशनल कनाडा, खत्म नहीं होगा। एयरलाइंस में एयर एशिया, विस्तारा, जॉइंट वेंचर है सिंगापुर एयरलाइंस के साथ। इंडियन होटल्स कंपनी जिसमें ताज वगैरह आ जाते हैं, ताज होटल्स, विवंता बाई ताज, ताज एयर, ताज हॉलीडेज। फाइनेंशियल सर्विस में टाटा AIG, टाटा कैपिटल, आयरन स्टील में तो बहुत सारा है। एक्विजिशंस कब क्या किया है कंपनी ने? एक्विज क्या मतलब? होल्ड किया। नॉर्मली होल्डिंग कंपनी उसको बोलते हैं अगर किसी कंपनी का दूसरा कंपनी में 51% होल्डिंग है। हेलो, मतलब से फॉर एग्जांपल अगर टाटा का किसी भी कंपनी में 51% होल्ड है तो यू कैन से तो टाटा इज द होल्डिंग कंपनी ऑन दैट कंपनी, ठीक है। और जिसके ऊपर होल्ड किया है, सपोज से फॉर एग्जांपल टेटली पे, ओके, तो अगर टेटली पे 51% है, 51% भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, बट अगर टाटा 51% होल्ड कर रहा है तो उसको बोलेंगे कि इसका होल्डिंग है। लेकिन 51 से कम है तो बोल सकते हैं होल्डिंग, बट दिस टेटली इज कॉल्ड सब्सिडियरीज, टेटली इज कॉल्ड सब्सिडियरी। तो होल्डिंग प्लस सब्सिडियरी सिचुएशन वाइज, जब भी किसी कंपनी का होल्डिंग सब्सिडियरी का एक साथ बैलेंस शीट PL बनाया जाता है ना, तो डिपेंडिंग ऑन दी, जैसे यहाँ पर टाटा का बहुत सारा है, टाटा ग्रुप एक साथ में इतना सारा आप अकाउंट्स नहीं देख पाओगे, वो अलग अलग होता है ना, जैसे टाटा मोटर्स अलग होता है, टाटा पावर अलग होता है, टाटा एयरलाइंस अलग होता है, तो उसके हिसाब से उसके अंदर भी इनका होल्डिंग सब्सिडियरी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो जब भी वो होल्डिंग सब्सिडियरी मिला के बने तो दैट इज कॉन्सोलिडेटेड, और जब अकेला मतलब जो सिर्फ कोई एक टाटा पावर के ऊपर सिर्फ टाटा पावर है, उसमें टाटा पावर के अंदर दूसरा अगर कोई पावर या पावर रिलेटेड कंपनी है उसको नहीं लिया जा रहा है तो दैट इज कॉल्ड स्टैंड अलोन। कुछ समझ में आ रहा है? हेलो হ্যাঁ দাদা। संगत जी, पॉइंट क्लियर है ना? होल्डिंग सब्सिडियरी एंड स्टैंड अलोन एंड कॉन्सोलिडेटेड। हाँ क्लियर है, मतलब स्टैंड अलोन जैसे टाटा मोटर्स का अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो दैट इज स्टैंड अलोन। हाँ, लेकिन अगर टाटा मोटर्स का कोई सब्सिडियरी भी है जो टाटा मोटर्स के अंडर में है एक तरह से, तो उसको हाँ अगर साथ में लेके कर रहे हैं तो वो कॉन्सोलिडेटेड हो जाएगा। हाँ जैसे यहाँ पर हम लोग एक गजब एक एग्जांपल है, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। ऐसे मैं टाटा इसलिए बताया क्योंकि टाटा के अंदर बहुत सारे कंपनीज है, ऐसे और भी कंपनीज है बट टाटा का सबसे ज़्यादा है। These companies also act as a holding company for several other well-established companies. To help you understand this better, I have taken the example of CRISIL. CRISIL के बारे में आप लोग जरूर सुने होंगे। CRISIL लिमिटेड शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर, CRISIL के बारे में सुने हो ना? CRISIL एंड केयर, बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट में हम लोग CRISIL एंड केयर के बारे में बहुत ज़्यादा बात करते थे। CRISIL केयर क्या है? क्रिसिल केयर क्या है सर? क्रिसिल केयर फीच किस तरह का कंपनी है ये? किसको याद है? शंकर जी याद है? शंकर जी, क्रिसिल क्या कंपनी है? ওই কোম্পানি রেটিং एनालिटिकल कंपनी है, रेटिंग देता है, रेटिंग, रिसर्च एंड रिस्क एंड पॉलिसी एडवाइजरी,
सर्विस ऑफ द अमेरिकन कंपनी S&P ग्लोबल का सब्सिडियरी है, इज सब्सिडियरी ऑफ अमेरिकन S&P ग्लोबल, बट इंडिया में है ये कंपनी, दिस इज इंडियन कंपनी, ये हमारे इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, ठीक है। आप क्रिसिल इंडियन कंपनी है, लेकिन ये S&P के अंडर पे है। जैसे S&P कौन है, स्टैंडर्ड एंड पुअर, जो एक्चुअली BSE सेंसेक्स जो है वो बिल्डअप करते हैं। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का जो सेंसेक्स है वो भी क्रिसिल आपका S&P बिल्डअप करते हैं। ये इसका भी शेयर आया था लास्ट ईयर ही आया, 2018 मोस्ट प्रोबेबली 2018 आप देख सकते हैं यहाँ पर 2018 नहीं, सेकेंड 18 ही लग रहा है मुझे याद है, 2000 नहीं, सिर्फ काफ़ी पुराना लग रहा है, अच्छा पुराना है कि क्रिसिल और एक, अच्छा नहीं क्रिसिल काफ़ी पुराना है, सॉरी क्रिसिल पुराना है, तो जो भी हो, हाँ काफ़ी पुराना है, 99 के आसपास से कंपनी है, तो इट्स अ वेरी ओल्ड कंपनी इन, हाँ सही। तो नहीं, मैं किसी और के साथ थोड़ा ये कर दिया था, वो NSDL CDSL के साथ मैंने थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। तो ये क्रिसिल का कहानी देखते हैं, चलिए। मतलब ये होल्डिंग सब्सिडियरी का कॉन्सेप्ट में आपको मैं क्रिसिल के बारे में थोड़ा वही बताना चाहता हूँ। मैं क्रिसिल के बारे में इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पर क्रिसिल एक गजब पॉइंट ऑफ व्यू रखता है। तो आई हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ क्रिसिल लिमिटेड शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर, यू कैन फाइंड द सेम इन क्रिसिल्स एनुअल रिपोर्ट। क्रिसिल के एनुअल रिपोर्ट में भी आपको मिलेगा। एज यू मे नो, क्रिसिल इज एन इंडियन कंपनी विद मेजर फोकस ऑन द कॉर्पोरेट क्रेडिट रेटिंग सर्विस। बेसिकली ये क्रेडिट रेटिंग करके क्या बताते हैं, उस पर्टिकुलर कंपनी का क्रेडिट वर्दीनेस, मतलब जिस कंपनी के बारे में आप सुनना चाहते हो, जिस कंपनी के बारे में आप, कोई भी कंपनी, देयर आर लॉट्स ऑफ कंपनीज लिस्टेड इन द मार्केट, बट कुछ कंपनीज जो रेटिंग करवाते हैं कंपनी का, ठीक है, तो वो करा, मतलब रेटिंग करवा के अगर क्रिसिल का रेटिंग आ जाए ना उसमें, तो उस कंपनी के बारे में गुड फीलिंग आता है, इन्वेस्टर्स एक पॉजिटिव मूवमेंट लेके काम करते हैं। तो क्रिसिल, केयर, फिच, ठीक है, मूडीज, दीज आर दी वर्ल्ड फेमस। S&P एंड मूडीज जो है वो बहुत वर्ल्ड फेमस है। जैसे आपको मैं इंडिया के बारे में भी बताऊंगा अभी, लेकिन पहले आपको मैं क्रिसिल के बारे में 2-4 बातें एक बार कर लूँ। जैसे ये सबसे पहले तो आप देखो, स्टैंडर्ड एंड पुअर कौन है, S&P। ये स्टैंडर्ड एंड पुअर इज अ वेरी बिग कंपनी, ठीक है, वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल लेवल में इसका बहुत बड़ा काम है, और ये बहुत इम्पैक्टफुल काम करते हैं। स्टैंडर्ड एंड पुअर, इसको हम लोग S&P के नाम से जानते हैं। अब जब भी BSE लिखते हो ना, अब जब भी BSE करते हो, आप देखो, मैं आपके यहाँ पर लिखूंगा S&P BSE सेंसेक्स, ठीक है, मैं आपको जस्ट लिखूंगा BSE सेंसेक्स, तो आपको यहाँ पर S&P वाला वर्ड भी दिखता है, एक सेकेंड। मतलब एक्चुअली ये BSE का जो सेंसेक्स है, ये सेंसेक्स बिल्डअप S&P ही करते हैं। इसका जो सेंसेक्स बनता है, ये पूरा का पूरा BSE का सेंसेक्स S&P ही बनाते हैं। स्टैंडर्ड एंड पुअर कंपनी जो है, ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज को भी बनाते हैं। यहाँ पर किसी कारण से दिख नहीं रहा, ये दिख रहा है, BSE के साइड में भी आप जाओ तो भी दिख जाएगा, S&P BSE सेंसेक्स, ठीक है, स्टैंडर्ड एंड पुअर दिख रहा है सर, S&P BSE सेंसेक्स, हेलो। है दादा। तो इससे आपको क्या समझ में आना चाहिए, इसका मतलब यही है कि ये BSE सेंसेक्स जो है, इसको बिल्डअप करने वाला कंपनी कौन है, मतलब इसका जो सेंसेक्स जो है, इसको बिल्डअप करते हैं S&P। और निफ्टी का अलग एक इंडियन कंपनी है सर, इंडियन गवर्नमेंट के साथ, और एक फॉरेन कंपनी का आपका मिक्सड अप है, एग्जैक्ट नाम अभी थोड़ा याद नहीं आ रहा है, मैं आपको बताऊंगा बाद में। लेकिन S&P इज अ बिग कंपनीज इन द वर्ल्ड। तो अभी इस S&P का ही, ये S&P किसका है, इसका एक स्ट्रक्चर में जो आपके साथ डिस्कस कर रहा था, ये S&P जो है, ये स्टैंडर्ड, सॉरी, ये MC ग्रो हिल का है, मैग्रो हिल का है, ठीक है, इसका है 100% शेयर होल्डिंग है इसका। फिर S&P जो है, ये क्रिसिल पे 51% शेयर होल्ड करके रखा है। S&P का क्रिसिल पे, क्रिसिल इंडियन कंपनी है, हेलो, क्रिसिल इज एन इंडियन कंपनी, क्रिसिल पे इसका 51% होल्डिंग है। दैट मीन्स आप बोल सकते हो कि क्रिसिल है इसका सब्सिडियरी, और स्टैंडर्ड एंड पुअर है इसका होल्डिंग। अच्छा, क्रिसिल का बाकी शेयर किससे आते हैं, पब्लिक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, लाइक म्यूचुअल फंड कंपनीज, LICs वगैरह, ठीक है, ये सब कंपनी का 49% होल्डिंग है कुल मिला के क्रिसिल पे। तो इसीलिए इसका बिजनेस भी आप देख रहे थे, बहुत बढ़िया ग्रोथ दिया है अभी तक। अच्छा, उसके बाद ये कंपनी है इरेवना बोल के, आई डोंट नो क्या कंपनी है, करेंटली मुझे याद नहीं आ रहा है। तो इसमें क्रिसिल का इन्वेस्टमेंट है 100%। तो फिर यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि क्रिसिल यहाँ पर क्या हो गया, क्रिसिल हो गया होल्डिंग किसका, ये इरेवना का, और ये हो गया
सब्सिडियरी, ये हो गया सब्सिडियरी। तो कंपनी का स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है सबको? हेलो, है दादा। ठीक है ना? तो अभी ये स्ट्रक्चर क्यों जरूरी है, ये स्ट्रक्चर क्यों जानना जरूरी है? जरूरी है, बहुत जरूरी होता है। जब भी आप किसी भी कंपनी का मतलब होल्डिंग स्ट्रक्चर नहीं जानेंगे कि वो उसका बिजनेस का पैसा किसके बिजनेस पे लगा हुआ है और कौन कौन है उसके साथ जुड़ा हुआ, इट्स अ वेरी वाइटल इंफॉर्मेशन फॉर यू वाइल इन्वेस्टिंग इन दी और वाइल चूजिंग द पर्टिकुलर कंपनी फॉर योर ग्रोथ। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड एंड पुअर, a US based rating agency, holds a 51% stake in CRISIL, hence S&P is the holding company or the promoter of CRISIL. The balance 49% of share CRISIL is held by public and other financial institution in India. However, S&P itself is a 100% subsidiary of another company called MC Graw-Hill. ये तो publishing company है बहुत famous. This means MC Graw-Hill fully owns S&P and S&P owns 51% of CRISIL. Further, CRISIL itself fully owns 100% shareholding another company called Irevna. So keeping the above in perspective, थिंक्स अबाउट द हाइपोथेटिकल सिचुएशंस। अब आपको मैं कुछ हाइपोथेटिकल सिचुएशंस में लेके जाऊंगा, ध्यान से सुनिए, देख एक करके मैं आपको इसका मतलब समझाता हूं। अब हाइपोथेटिकल सिचुएशंस क्या है? एज्यूम फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2014 क्रिसिल मेक्स ए लॉस ऑफ ₹1000 करोड़। 2014 में क्रिसिल ने 1000 करोड़ का लॉस किया, 1000 करोड़, एंड इरेवना, ठीक है, इट्स 100% सब्सिडियरी, मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 700 करोड़। And what would be the overall profitability of CRISIL? When this is quite simple, CRISIL on its own made a loss of 1000 crore, but its subsidiary Irevna made a profit of 700 crore. Hence, the overall profit and loss of CRISIL is 1000 crore plus 700 crore. That is, मतलब minus 1000 crore नेगेटिव में है और 700 करोड़ पॉजिटिव में है, तो दैट इज 300 करोड़। कुछ बात समझ में आ रहा है? मतलब क्रिसिल खुद 1000 करोड़ का लॉस में गया है, बट उसका सब्सिडियरी जो है वो 300 करोड़ का प्रॉफिट में गया है, तो कंपनी 700 करोड़ का प्रॉफिट में गया है। तो अल्टीमेटली ओवरऑल रिजल्ट क्या हो गया? 300 करोड़ का पॉजिटिव या नेगेटिव? हेलो, नेगेटिव, नेगेटिव प्रॉफिट ना, पॉजिटिव नहीं हुआ, नेगेटिव प्रॉफिट है ये। नेगेटिव प्रॉफिट का मतलब होता है लॉस, ठीक है? तो इसलिए आपके लिए एक वाइटल पॉइंट है ये कि कंपनी का सिचुएशंस को समझने के लिए उसका होल्डिंग एंड सब्सिडियरी का बिजनेस का सिचुएशंस क्या है। आई डोंट नो ये रवना क्या कंपनी है, एक बार देख लूं, मन में चल रहा है क्या कंपनी है ये रवना। इंडियाज लीडिंग रेटिंग सर्च रिस्क पॉलिसी एडवाइजर कंपनी क्रिसिल्स ऑफरिंग, ये क्रिसिल का ही है, वही काम करता है, ग्लोबल रिसर्च एनालिस्ट, वही काम करते हैं, चेन्नई बेस्ड है इंडिया का, ऑफशोरिंग कंपनी बेस्ड इन इंडिया ऑफरिंग द फाइनेंशियल रिसर्च एंड एनालिसिस सेगमेंट इन द नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। अच्छा, केपीओ है बेसिकली केपीओ है, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग करते हैं, एडवाइजरी का काम करते हैं, सिंपल। ये एक्चुअली क्रिसिल के अंडर ही चलता है, 2001 में फाउंडेड हुआ था, ठीक है? देखिए पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, स्टैंडर्ड एंड पुअर डिवीजन ऑफ एमसी ग्रो-हिल फाइनेंशियल कंपनीज एंड वर्ल्ड्स प्रोवाइड्स फाइनेंशियल मार्केट इंटेलिजेंस। ओके, तो दिस इज बेसिकली केपीओ, दिस इज बेसिकली नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, केपीओ है। तो अल्टीमेटली इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर हम लोगों को बहुत कुछ सिखाते हैं कि कंपनी का होल्डिंग सब्सिडियरी का सिचुएशंस भी बहुत वाइटल होता है। थैंक्स टू इट्स सब्सिडियरी क्रिसिल लॉस इज रिड्यूस टू 300 करोड़। हाँ, ये एक आप थैंक्स कर सकते हैं कि अगर आप डायरेक्ट सिर्फ क्रिसिल पे बात करते जो ऑलरेडी स्टॉक मार्केट लिस्टेड है, लेकिन इरेवना तो स्टॉक मार्केट लिस्टेड नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि क्रिसिल का जो 300 करोड़ का जो लॉस दिख रहा है वो तो 1000 करोड़ दिख रहा था। तो यहाँ पर पॉइंट ये आता है, massive loss of 1000 crore. Another way to look at it, CRISIL on a standalone basis made a loss of 1000 crore, but on a consolidated basis made a loss of 300 crore. पॉइंट कुछ समझ में आ रहा है? हेलो, जब आप consolidated बैलेंस शीट देखेंगे तब उसमें आपका 300 करोड़ का लॉस दिखेगा, बट जब आप स्टैंड एलोन देखेंगे तब 1000 करोड़ का लॉस दिखेगा। अब इसमें से आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो गया कि नहीं हो गया? डिफरेंट एंगल हो गया ना? हेलो, प्रिया बोलो, डिफरेंट एंगल आया कि नहीं आया? है हाँ दादा। सर, डिफरेंट आया। डिफरेंट एंगल आ रहा है। तो एग्जैक्टली ये सब कॉन्सेप्ट बड़ा वाइटल हो जाता है, डायरेक्ट एक देखते तो कुछ और मतलब आता है। तो हेंस स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिप्रेजेंट द स्टैंड अलोन नंबर्स financial of the company itself and do not include the financial of its subsidiaries. However,
the consolidated number includes the companies that is standalone financial and its subsidiaries financial statement also, जैसे कि हमने यहाँ पर क्रिसिल एंड इरेवन पे देखे हैं. Personally prefer to look through the consolidated financial statement. It gives a better presentation of the company's financial positions. आप जो भी देखना चाहते हो देखो, बट consolidated में आपको कंपनी का ओवरऑल स्ट्रक्चर मिलेगा. ठीक है, तो ओवरऑल स्ट्रक्चर आपको मिलेगा. अब जैसे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा था कि अच्छा ठीक है, उसमें मेरे के बाद में बात करते हैं. ठीक है, वो आपका क्रिसिल S&P का यूज़ बता रहे थे, वो इंडियन इकोनॉमी को भी क्रेडिट करते हैं. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया. ओके, आई विल डिस्कस दिस थिंग्स लेटर. ओके, तो शेड्यूल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अब एक एक करके मैं आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लेके आ रहा हूँ. ठीक है, तो धीरे धीरे देखिए. शेड्यूल, बोलिए. ये क्रिसिल जो है ये प्राइवेट कंपनी है. हाँ, क्रिसिल जो है वो प्राइवेट कंपनी है, क्रेडिट ट्रेडिंग कंपनी है. मतलब और क्रेडिट. सिबिल भी तो क्रेडिट ट्रेडिंग कंपनी है, लेकिन ये गवर्नमेंट ये वो है क्या? मतलब सिबिल का रिपोर्ट बोलता है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो लिमिटेड. हाँ. सिबिल जो है वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है. हाँ, ठीक है, बट ये जो आपका ये है ना, क्या बोलते हैं, क्रिसिल जो है ये प्राइवेट कंट्रोल हो सकता है. क्रिसिल प्राइवेट कंट्रोलिंग में है, बट स्टॉक मार्केट लिस्टेड है. अच्छा, मतलब क्रिसिल जो है ये तो स्टॉक मार्केट सिबिल लिस्टेड क्या है. पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, कैसी है, मतलब क्या है ये सिबिल का जो सिबिल सिबिल जो आई थिंक प्राइवेट लिमिटेड ही है. एक मिनट देख लेते हैं. सिबिल कंपनी डिटेल्स मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, बट आई थिंक ये प्राइवेट ही है जो स्कोर देते हैं. सिबिल क्रेडिट रेटिंग है ना, इंडिविजुअल क्रेडिट स्कोर देते हैं, इंडिविजुअल क्रेडिट स्कोर बताते हैं, जिसके ऊपर डिपेंड करके बैंक का लोन वगैरह सारा का सारा डिपेंड. I think यही है. It's a credit information company operating in India. It's maintained credit files of 600 million individuals and a 32 million business. TransUnion is one of 4 credit bureaus operating in India and is a part of TransUnion, an American multinational group. मतलब ये भी एक अमेरिकन मल्टीनेशनल ग्रुप का ही है जिसमें जो सिबिल बनाते हैं एक्चुअली. ठीक है, इसमें आप देख सकते हो, मतलब वो इंडिया में काम करते हैं, मतलब इंडिया का क्रेडिट ब्यूरो के हिसाब से काम करते हैं, बट ये भी अमेरिकन मल्टीनेशनल्स का ही एक पार्ट है. अमेरिकन मल्टीनेशनल ट्रांस यूनियन का ही एक मतलब आप यहाँ पर ये बोल सकते हो ये ट्रांस यूनियन का सब्सिडरी है इंडियन सिविल. ठीक है, एक क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी ऑपरेटिंग इन इंडिया. तो ये क्या 100% अमेरिकन कंपनी है या कोई इंडिया के साथ, इंडियन कंपनी इंडिया के साथ कोई कोई इंडियन टाई अप किया हुआ है. टाई अप किया हुआ है. हेडक्वार्टर है वन इंडिया बुल सेंटर टावर सेनापति बाग, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है. एरिया सर्व्ड इंडिया ही है, मतलब ट्रांस यूनियन सिविल जो है वो इंडिया का ही है. रिसर्च रिस्क एंड पॉलिसी एडवाइजरी इंडिविजुअल लेवल पे करते हैं. सतीश पिल्लाई इनका मैनेजिंग डायरेक्टर है. और बस ट्रांस यूनियन सिविल एग्रीगेट्स बिजनेस फाइनेंशियल एंड पेमेंट इन्फॉर्मेशन फॉर द पर्पस ऑफ असेसिंग लोन रिस्क एंड प्राइसिंग क्रेडिट, setting the interest rate. It has partnered with New Jersey based Dun and Bradstreet. DNB maintains files of 150 million business worldwide. तो दिस इज काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट जो करेंटली मिल रहा है. बाकी अगर डिटेल्स मुझे बाद में कुछ मिले तो मैं आपको बताऊंगा. ट्रांस एक्वार्ड 82% स्टेक इन सिबिल टू बिकम ट्रांस यूनियन सिबिल. अच्छा, 2000 में देख लीजिए एक बार. चलिए हिस्ट्री मिल गया. सिविल क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड हुआ. 2004 में क्रेडिट ब्यूरो सर्विस आर लॉन्च्ड इन इंडिया, दैट इज कंज्यूमर ब्यूरो. 2006 में दिख रहा है ना जो मैं बता रहा हूँ. हेलो, हाँ दिख रहा है. ओके. 2006 में ये हो गया सिबिल स्कोर. इंडियाज फर्स्ट जेनेरिक रिस्क स्कोरिंग मॉडल फॉर बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर इंट्रोड्यूस्ड. In 2010, two first of the credit industry in India with the launch Cibil Detect and Cibil Mortgage, India's first repository of information on high risk activity and first centralized database on mortgage in India. That is 2010 में चालू किया. फिर Cibil score is made available to individual consumers. फिर 2016 में TransUnion acquired 82% stake in Cibil to become TransUnion Cibil. TransUnion Cibil launches Cibil MSME rank to drive credit penetration in micro, small and medium enterprise and helping lender assess risk better. In 2017, Bank of India sold its 5% share in the company for 190.6 crore, implying a value of $592 million for TransUnion Cibil. मतलब कुछ बैंक है, ये जो क्रेडिट सिबिल जो है ना, इसमें काफ़ी सारा बैंक भी है इसके अंदर. उसका डिटेल्स यहाँ पर मुझे नहीं मिल रहा है. कभी डिटेल्स अगर कुछ स्टडी करूँ तो मैं आपको बता दूंगा. ठीक है, ये सब डिटेल्स सरकार के ही अलग अलग डिफरेंट काइंड ऑफ ऑथर से मिला है, रेफरेंस से समझ में आ रहा है.
मेन पॉइंट है, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं बैंक ऑफ इंडिया के 5% शेयर उन्होंने सेल कर दिया, तो वो ट्रांस यूनियन ने खरीद लिया था करीब 592 मिलियन 92 मिलियन पे। तो बेसिक आप ये बोल सकते हो, क्योंकि ट्रांस यूनियन जो अमेरिकन मल्टीनेशनल ग्रुप है उसका 82% स्टेक सिविल में है, बट ये सिविल कोई स्टॉक मार्केट लिस्टेड कंपनी नहीं है। ठीक है ना, मोटा मोटी आइडिया मिल गया सिविल के बारे में। ओके, ये सिविल के साथ हम लोग बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, बिकॉज जब भी बैंक में जाते हैं सिविल गिर गया, सिविल उठ गया। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट में चलिए बात करते हैं, बहुत सारे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल शेड्यूल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक बार देख लीजिए। ठीक है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का शेड्यूल क्या होता है। When the company reports its financial statement, they usually report the full statement in the beginning and then follow it up with detailed explanations. Have a look at the snapshot of ARBL financial statement. बैलेंस शीट को देखिए। अब मैं आपको बैलेंस शीट एक एक पॉइंट समझाने वाला हूं, तो इसलिए एक एक पॉइंट का मतलब भी आपको समझना है। मतलब ये तो देखिए है तो कुछ न्यूमेरिकल डेटा, बट सवाल है कि न्यूमेरिकल डेटा के अंदर, मतलब वो बोलते हैं ना कि सरसों के अंदर भूत है कि नहीं है, या फिर सरसों एकदम भूतलेस है, तो वो समझना पड़ेगा। तो पॉइंट है कि ये छोटा छोटा पॉइंट भी बहुत वाइटल कॉन्सेप्ट ला देता है। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर शेयर कैपिटल, सबको दिख रहा है ना शेयर कैपिटल। हेलो, ग्रीन आरो भी किया हुआ है। हाँ सर, दिख रहा है ना। तो आप यहाँ पर देखिए नोट नंबर 2 में शेयर कैपिटल का डिटेल्स दिया हुआ है। अगर आप एज एट 31 मार्च 2013 का डेटा देखो, जिसमें बता रहे 170.81 मिलियन का शेयर कैपिटल है 2013 में ARBL का। रिसेंट एनुअल रिपोर्ट चेक करो तो आपको एकदम रिसेंट वाला मिल जाएगा रिसेंट बैलेंस शीट में। मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन फिलहाल सीख लीजिए, वो तो आप बाद में खुद भी चेक कर सकते हैं कि रिसेंट क्या सिचुएशंस है। बट पॉइंट है कि हम किस तरह से इसको रीड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये 13-14 का डेटा है। जब आप 13-14 का डेटा चेक करेंगे तब आप पहले 13 देखिए, फिर 14 में देखिए क्या सिचुएशंस में चेंजेस आया। इक्वली व्हेन यू लुक एट दी 19-20 डेटा, देन फर्स्ट आप 19 का डेटा देख लीजिए 31 मार्च का, फिर आप 20 का देखिए। ठीक है, तो जब आप ये देखेंगे शेयर कैपिटल, तो जब भी बैलेंस शीट होता है ना, इसको बोलते हैं शेड्यूल 3 के बेसिस पे। शेड्यूल 3 के बेसिस पे आपका बैलेंस शीट वगैरह फॉर्म होता है। पहले जब अकाउंट्स मेंटेन होता था शेड्यूल 3 आने से पहले, तो हम लोग इस तरह से कंपनी अकाउंट्स भी हम लोग मेंटेन करते थे, ऐसे टी शेप बना के, सॉरी एक टी शेप बना के करते थे। लेकिन अभी उसके पहले शेड्यूल 6 आया था। ठीक है, लेकिन शेड्यूल 6 को भी चेंज करके शेड्यूल 3 लाया गया, जिससे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बेसिस में होता है। अकाउंटिंग पैटर्न मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड आपका स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ये लोग मिल मार्ट के ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते हैं कि कंपनी का फिनेंशियल स्टेटमेंट कैसे देखने में होना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड। ICAI मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ये लोग मिल बांट के डिसाइड करते हैं कि कंपनी का फिनेंशियल स्टेटमेंट देखने में कैसे होगा। जो लोग इसलिए CA करते हैं, CMA करते हैं, दे आर वेरी फैमिलियर विद दिस थिंग्स। बट पॉइंट ये है कि पहले बैलेंस शीट ऐसा भी होता था, बट ये शेड्यूल 3 एंड शेड्यूल 6 के बाद, अभी तो शेड्यूल 3 का नाम से जाना जाते हैं सर। तो शेड्यूल 3 के हिसाब से करेंटली जो सबसे पहले आएगा सर वो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज आता है। क्या बोलते हैं सर? इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज। मैं आपको जो दिखा रहा हूं, आप यहाँ पर देखिए इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज आपको दिख रहा है ना सबको? हेलो, इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ सर, है ना। तो इक्विटी एंड लाइबिलिटी में सबसे पहला जो है शेयर होल्डर फंड है। इक्विटी एंड लाइबिलिटी में सबसे पहले शेयर होल्डर फंड है, और शेयर होल्डर फंड में सबसे पहले कंपनी का शेयर कैपिटल दिख रहा है। और जैसे आप शेयर कैपिटल देख रहे हो तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये सारा का सारा मिलियन में है, रुपीज मिलियन रुपीज में है। तो 170.81 मिलियन रुपीज, एंड 31 मार्च में भी आपका शेयर कैपिटल 170.81 मिलियन रुपीज। ओके, अब मैं इसी पॉइंट को लेकर आपको कुछ बोलूंगा कि अभी आपके मन में एज ए इन्वेस्टर, आपके मन में पहला सवाल, ये कंपनी का कैपिटल 170.81 वो लिख तो दिया, बट वो कैसे हुआ? हेलो, बात कुछ समझ में आ रहा है आपको? 170.81 मिलियन कंपनी ने लिख तो दिया, बट ये कैसे हुआ? नहीं, शेयर कैपिटल मतलब 170 मिलियन, 170.81 मिलियन मतलब इतना शेयर मार्केट में है। इतना शेयर मार्केट में है, एग्जैक्टली मतलब इसको आप बोल सकते हैं कि सब्सक्राइब हुआ है।
तीन कॉन्सेप्ट आता है। सबसे पहले कंपनी के पास ऑथराइज कैपिटल होता है। अगर आप लोगों को बेसिक्स ऑफ शेयर मार्केट अगर याद है किसी को? सभी ने किया है बेसिक्स ऑफ शेयर मार्केट। उसमें हम लोग एक ऑर्गेनिक कॉटन टी शर्ट कंपनी पढ़े थे, याद है? आईपीओ के क्लास में आ रहा है किसी को? थोड़ा सा भी याद आ रहा है? हाँ पढ़े थे। है दादा। तो अगर आप लोगों सब को याद है, ऑर्गेनिक कॉटन टी शर्ट का एक कंपनी हम लोग बिल्डअप किए थे, तो किसी को याद आ रहा है क्या? थोड़ा सा दिमाग में अगर है तो बोलिए, नहीं तो मैं ही याद दिला दूंगा। ऑर्गेनिक कॉटन टी शर्ट कंपनी का जो बिजनेसमैन था, मतलब जो एंटरप्रेन्योर था, वो फर्स्ट टाइम एक कुछ कैपिटल जुगाड़ किया था एंजल से। कितना था, याद है किसी को? 5 करोड़ समथिंग, है ना? फर्स्ट टाइम एंजल से, मतलब अपना कुछ दोस्त वगैरह या एंजल इन्वेस्टर से उनको 5 करोड़ मिला था। याद आ रहा है थोड़ा सा क्या? है दादा। हाँ, तो 5 करोड़ जो मिला था, वो 5 करोड़ से उन्होंने बिजनेस को स्टार्ट किया था, है ना? तो जिस पैसे से वो बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है, दैट इज 5 करोड़ हियर, तो 5 करोड़ से बिजनेस स्टार्ट किया उन्होंने। ओके, अब ये बिजनेस स्टार्ट करने के टाइम पे उनके पास कैपिटल है। ये बिजनेस स्टार्ट करने के टाइम पे कंपनी का वैल्यूएशन है, ठीक है? दिस इज कंपनीज वैल्यूएशन। मैं ये बहुत बेसिक लेवल में समझाया था, बेसिक्स में, ठीक है? तो कंपनीज वैल्यूएशंस करेंटली अगर कोई बोले जब बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, तो कंपनी का वैल्यूएशन था 5 करोड़, जो हम लोग बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट में ही किए थे। फिर भी मैं एक बार रिकॉल करा रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है। अब जब कंपनी को ये 5 करोड़ मिला, आप ध्यान से सुनिए, अब ये 5 करोड़ क्या कंपनी का जो ओनर है उसके बैंक अकाउंट में जाते हैं या फिर कंपनीज बैंक अकाउंट में जाते हैं? कंपनी बैंक अकाउंट। कंपनीज मतलब जो भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसी के बैंक अकाउंट में जाएगा, ठीक है? ओनर्स के बैंक अकाउंट में नहीं जाएगा। इसका मेन रीजन ये है कि कंपनी एंड द ओनर इज डिफरेंट इन सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट बोल के अकाउंट्स में एक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है? सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब कंपनी अलग, कंपनी का ओनर अलग। अब कंपनीज बैंक अकाउंट में जब ये 5 करोड़ रहेगा, अब इसी को बेस करके कंपनी को शेयर कैपिटल फॉर्म करना है। इसी को बेस करके कंपनी को शेयर कैपिटल फॉर्म करना होता है। अब कैसे कंपनी इस 5 करोड़ का शेयर कैपिटल फॉर्म करेगा? उसके लिए कंपनी को क्या करना होगा? कंपनी को एक फेस वैल्यू बनाना पड़ेगा। पर शेयर का एक वैल्यू होगा ना, पर शेयर वैल्यू स्टार्टिंग लेवल में, याद आ रहा है सर? पर शेयर का एक फेस वैल्यू होता है। आप लोग कभी भी किसी भी कंपनी का मनी कंट्रोल में चेक करो वगैरह, आपको हर कंपनी का एक फेस वैल्यू जरूर दिखता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर अमेरॉन का ही बता रहा हूँ, तो आपको अमेरॉन का ही दिख जाएगा। चलिए देखते हैं अमेरॉन का फेस वैल्यू करेंटली क्या चल रहा है। अमेरॉन बैटरी, मनी कंट्रोल, चलो एक साइड निकल गया, कोई बात नहीं, जो भी निकले बात समझने का है। 211 करेंटली इसका ये चल रहा है। किसी को दिखा फेस वैल्यू? यहीं पर होता है दादा। एक दिख रहा है, ये एक्साइड बैटरी का फेस वैल्यू है। ये एक्साइड का फेस वैल्यू है। इसका कॉम्पिटिटर में आपको AR अमर राजा तो मिल जाता है। अमर राजा एक सेकंड, मिल जाए तो मैं आपको अभी दिखा दूं। फाइनेंशियल शेयर होल्डिंग पियर्स, ये अमर राजा का फेस वैल्यू एक्साइड है, एवरेडी है, HBL है। चलो अमर राजा में ही चलते हैं। अमर राजा का 997.65 का चल रहा है। इसका भी फेस वैल्यू 1 रखा है, इसका भी फेस वैल्यू 1 रखा है, ठीक है? तो ये डिपेंड करता है, कंपनी अपना फेस वैल्यू अपने मर्जी से रख सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1% रखे, 5% भी रख सकता है, 10% भी रख सकते हैं, ठीक है? तो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, मैं आपको बता दूं, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है फेस वैल्यू रखने का 10 रुपया ज़्यादातर, ठीक है? लेकिन अगर कोई 1 भी रखे, कोई 10 भी रखे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे एवरेडी का देख रहे हैं सर, एवरेडी इंडस्ट्रीज का 225.15 है, इसका फेस वैल्यू कितना रखा गया है? हेलो, 5 रखा गया ना? ताइयो आप समझ रहे हो कि 1, 5, 10 भी है, आपको मिलेगा, 10 भी बहुत मिलेगा। तो ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कि कंपनी का शेयर 10 रखा जाता है, 1 भी रखा जा सकता है, 5 भी रखा जा सकता है। तो सर कहने का मतलब यही है कि आप बात को समझो कि जब शेयर कैपिटल 5 करोड़ है, तो कंपनी स्टार्टिंग में ना एक इनिशियल वैल्यू बनाएगा अपना शेयर का, कि भाई मेरा पर शेयर का मिनिमम वैल्यू इतना है,
मतलब आप सिंपल बात करो कि मिनिमम फेस वैल्यू, चलो एक एक शेयर का मिनिमम फेस वैल्यू जब बिजनेस कुछ नहीं है तब उस टाइम पे बनाया जा रहा है, और वो बता ये रहा है कि मेरा बिजनेस का एक एक शेयर का मिनिमम वैल्यू इज 10, मिनिमम वैल्यू 10। तो अगर आपका फेस वैल्यू 10 है और 5 करोड़ आपका टोटल मतलब कैपिटल है आपके पास, टोटल पैसा है, मनी है, इसको अगर आप 10 से डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा? 50 लाख शेयर, 50 लाख शेयर होगा ना आपका। 5 करोड़ रुपए को अगर आप 10% पर शेयर में डिवाइड करो तो टोटल कितना शेयर है आपके पास? हेलो, ये क्लियर है कि नहीं है? 50 लाख शेयर। हाँ सर। अब दिस 50 लाख शेयर्स को क्या कहेंगे? व्हाट इज दिस 50 लाख शेयर्स? दिस इज व्हाट? दिस इज ऑथराइज्ड कैपिटल। थैंक यू सर। दिस इज कॉल्ड ऑथराइज्ड कैपिटल। मतलब कंपनी का जो करंट वैल्यूएशन है ये कंपनी को अथॉरिटी देता है उसके फेस वैल्यू के ऊपर। नॉमिनल कैपिटल भी होता है ना? हाँ, दिस इज आल्सो कॉल्ड नॉमिनल कैपिटल। नॉमिनल कैपिटल, दिस इज आल्सो ऑथराइज कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल। तो ये ऑथोरिटी है उसके पास कि इतना पैसा वो मार्केट में, इतना कैपिटल 50 लाख शेयर्स वो मार्केट में इशू कर सकता है। करेंटली यही पावर कंपनी के पास है। अब ये 50 लाख शेयर्स वो अगर मार्केट में पूरा का पूरा इशू कर दिया, जैसे हमारा जो एग्जांपल्स था अगर आपको याद है, क्या वो पूरा का पूरा इशू कर दिया था जो हम लोग एग्जांपल्स बेसिक्स में किए थे? आई थिंक 50% इशू किया था और 50% हाथ में रखा था, है ना? है। अगर थोड़ा सा भी आप रिकॉल करते हो या फिर बाद में एक बार बेसिक का नोट्स एक बार चेक भी कर सकते हो, तो अगर 50% इशू करेगा तो 25 लाख शेयर मार्केट में छोड़ रहा है। तो जितना शेयर वो मार्केट में छोड़ रहा है उसको क्या बोलेंगे? इशूड या सब्सक्राइब्ड कैपिटल। इशूड। इशूड। अब जरूरी नहीं कि जितना आप इशू करो उतना का उतना ही सब्सक्राइब हो जाए, थोड़ा बहुत कम ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है? ऐसे तो नॉर्मली फर्स्ट टाइम जब आईपीओ के टाइम पे आते हैं, जब इनिशियल पब्लिक ऑफर फर्स्ट टाइम लेके आते हैं, नॉर्मल रूल है कि 95% तक इशूड का सब्सक्रिप्शन हो जाना चाहिए लिस्टेड होने के लिए, नॉर्मल रूल है। तो इशूड का जितना परसेंटेज लोग बाद में सब्सक्राइब करते हैं दैट इज कॉल्ड द सब्सक्रिप्शन कैपिटल या सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल। इशूड का जितना पोर्शन लोग सब्सक्राइब कर लेगा दैट इज कॉल्ड सब्सक्राइब कैपिटल। बात क्लियर हुआ? हेलो, है दादा। ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? अगर ये क्लियर है तो आपको यहां पर भी कुछ बातें समझ में आ जाएगा। शंकर जी देखिए, इसका शेयर कैपिटल का डिटेल्स हमें कहाँ मिलेगा? इसका शेयर कैपिटल का डिटेल्स हमें यहाँ मिलेगा, नोट 2 में मिलेगा। जब भी आप एनुअल रिपोर्ट चेक करो, जैसे ये शेयर कैपिटल है, इसका शेड्यूल यहाँ पर दिया हुआ है कि कहाँ पर इसका डिटेल्स है, तो नोट 2 में चलना है हमें, ठीक है? तो देखिए यहाँ पर अच्छे से बता के भी रखा है, ईच पर्टिकुलर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज रेफर्ड टू एज द लाइन आइटम। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी है वो सब एक लाइन आइटम है। फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट लाइन आइटम इज बैलेंस शीट, अंडर इक्विटी एंड लाइबिलिटीज इज द शेयर कैपिटल एज पॉइंटेड आउट इन द ग्रीन एरो, जो ऊपर में किया हुआ था। इफ यू नोटिस देयर इज अ नोट नंबर एसोसिएटेड विद द शेयर कैपिटल, दीज आर कॉल्ड द शेड्यूल्स related to the financial statement. Looking into the above statement, ARBL said that share capital stand 17.081 करोड़, दैट मीन्स 170.81 मिलियन। जो मिलियन में अगर वो बैलेंस शीट मेंटेन कर रहा है तो उसका इंडियन वैल्यू में अगर पूरा का देखा जाए तो 17.081 करोड़ का टोटल कैपिटल स्टैंड कर रहा है। 13-14 का डेटा है ये। एज एन इन्वेस्टर आई ऑब्वियसली वुड बी इंटरेस्टेड टू नो हाउ ARBL अराइव्ड एट 17.081 करोड़ एज देयर शेयर कैपिटल। टू फिगर दिस आउट वन नीड्स टू लुक द एसोसिएटेड शेड्यूल नोट नंबर 2। तो चलिए स्नैपशॉट देखते हैं कि किस तरह से पहुंचा है और पहुंचने के पीछे का क्या सिस्टम होता है बिजनेस का। नाउ अब ये 17 करोड़ का जो कैपिटल दिख रहा है, 17.81 करोड़ या समथिंग जो भी आपने देखा, आई होप आपको यहाँ पर ये भी दिख रहा होगा। आप जूम करके भी थोड़ा सा देख सकते हैं अपने हाथों से, मतलब मोबाइल में या कंप्यूटर में। इक्विटी शेयर कैपिटल जो है आपका ऑथराइज कितना दिख रहा है? हेलो, $200 मिलियन। 2013 का भी 200 मिलियन, 2014 का भी 200 मिलियन। क्या ये शो हो रहा है? सबको दिख रहा है ना? सर। तो ये कंपनी का एक शेयर का वैल्यू तो हम लोगों ने अभी चेक किया, 1% करके रखा है ना सर? आज भी 1% है, पहले भी 1% था, ठीक है? क्योंकि हम लोग थोड़ा सा 3-4 साल पुराना डेटा को लेके काम कर रहे हैं अभी, तो ऑथराइज अभी चेंज भी हो सकता है, ठीक है? वो देखना पड़ेगा
न्यू डेटा में कि इसका ऑथराइज में कुछ चेंजेस हुआ है कि नहीं। तो ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा कि आप न्यू जो है 1920 वाला वो चेक कीजिए, कोई डाउट हो तो फिर मुझे बताइए। तो कितना इक्विटी शेयर हो जाएगा अगर 200 मिलियन है तो यहाँ पर चेक कर सकते हैं 3, 6, 8 मतलब करीब 20 करोड़ इक्विटी शेयर ऑफ वन ईच। 200 मिलियन दैट मीन्स 20 करोड़ इक्विटी शेयर। उसमें से 20 करोड़ में से इशूड कितना हुआ, इशूड किया था 175 करोड़ के समथिंग, सॉरी 175 मिलियन दैट इज 5.03 मिलियन दैट मीन्स नियर अबाउट आपका हो जाएगा वही 17.503 करोड़ समथिंग है ना। ये जैसे यहाँ पर 17.081 करोड़ हो गया ना, वैसा ही यहाँ पर 17 आई थिंक 17.5 हाँ 17.5 करोड़ समथिंग कुछ हो जाएगा। ठीक है, आप मिलियन में ही समझिए, कोई बात नहीं। ठीक है, तो सब्सक्राइब और इशूड में थोड़ा सा डिफरेंस हो गया। इशूड हुआ तो 175.03 मिलियन और सब्सक्राइब हो गया एंड पेड अप हो गया, मतलब इतना पैसा मतलब जो भी शेयर लिया है इतना पैसा एक्चुअली कंपनी को दिया है। 175 कंपनी ने इशू तो किया था पर मिला उतना नहीं था, मिला कितना 170.81। जो 13 के एंड पे भी जो हालत है 14 के एंड पे भी सिचुएशन वही है, तो इसीलिए कंपनी का शेयर कैपिटल 170.81 दिख रहा है। ये जब बाद में चेंज होगा तो उसका चेंज डेटा भी आपको समझ में आ जाएगा। हेलो बोलिए सर। अच्छा, तो प्रलय जी मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि शेयर कैपिटल इज बेसिकली नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर मल्टीप्लाइड बाय द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। यस, आप बोल सकते हैं नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर मल्टीप्लाइड बाय द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर, वही है। हाँ, फेस वैल्यू सही दिखता है। और मार्केट कैपिटल इज नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर मल्टीप्लाइड बाय द मार्केट वैल्यू ऑफ द मार्केट प्राइस। हाँ, मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन शेयर कैपिटल एंड मार्केट कैपिटल। मार्केट कैपिटल दोनों में फर्क होता है। कंपनी का मतलब करेंट मार्केट वैल्यू जो होता है वो करेंटली दिखाते हैं, और जो कंपनी का स्टार्टिंग सिचुएशंस का वैल्यू के साथ अगर जब कंपेयर करते हैं, अब कंपनी जो है ना वो इसी के बीच में रहते हैं। और एक होता है बुक वैल्यू भी होता है, मैं आपको आगे आगे बताऊंगा। बुक वैल्यू, फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू, इस सब में फर्क भी क्या होता है वो भी आपको यहीं से समझ में आएगा। तो अल्टीमेटली ऑफ कोर्स considering you maybe knew the financial statement, jargons like share capital not make much sense. However, the financial statements are extremely simple to understand if you really want to know. And over the next few chapters, you will understand how to read the financial statement and make sense of it. But for now, do remember that the main financial statement gives you the summary and the associated schedules give the details pertaining to each line item. मतलब ऐसा नहीं, मतलब बहुत लोग ना ऐसे सोचते हैं कि भाई बैलेंस शीट देख लिया, इन्वेस्ट कर दिया, हाँ मतलब 17 करोड़ का कैपिटल है भाई, हाँ मतलब ऐसा थोड़ी होता है। 17 करोड़ का कैपिटल हो सकता है, 170 मिलियन का कैपिटल हो सकता है। कंपनी भी ना जानबूझ के बहुत सारी चीज़ें करते हैं, बिकॉज पब्लिक जो है ना उसका मिलियन का हिसाब हमेशा पता नहीं चलता। तो देखिए ना, मतलब कैपिटल को थोड़ा सा, ताकि लोगों के मन में लगे मिलियन मिलियन सुन के ही हो ना लोग, बाप रे मिलियन है तो फिर बहुत होगा। ठीक है, मतलब नॉर्मली बहुत लोगों को पता नहीं है, मतलब फंडामेंटल सीख रहे हैं हाल ही में, लेकिन डोंट नो मच, या फिर सीखा भी नहीं है, थोड़ा बहुत सुना है कि बैलेंस शीट पीएल चेक करना होता है। आप चेक कर लिया, अरे भाई बहुत कैपिटल है कंपनी के पास, लेकिन ये सब छोटा छोटा मतलब भी होता है कि करोड़ में का क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कंपनी को पता है कि अगर ये करोड़ों में करेंगे देखने में छोटा लगेगा तो पब्लिक को उतना अच्छा नहीं लगेगा, तो ये मिलियन में बता रहे हैं तो उसमें बड़ा दिखता है। ठीक है, ये सब कॉन्सेप्ट होता है। हेलो हेलो, हाँ बोलिए प्रलय जी। हेलो, बोलिए। अच्छा, मेरे थोड़े गेस्ट आए हैं, मैं थोड़ा सा ब्रेक लूंगा। अच्छा ठीक है, नो इशू नो इशू, मैं बाद में आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, मैं शेयर कर दूंगा। ओके ओके, प्रिया एंड रोशनी देखो आप लोग हो कि नहीं हो? हाँ दादा। ओके ठीक है। अब अभी क्या करना है देखो, ध्यान से देखो। तो फिर हम लोगों ने इसका बाइफर्केशन तो देख लिया। तो ये जो पूरा चैप्टर था, दिस इज दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझने का पहला एरिया था, जिसमें हम लोगों को क्या सीखने को मिला। द एनुअल रिपोर्ट ऑफ ए कंपनी is an official communications from the company to its investors and other stakeholders. The annual report is the best source to get information about the company. Hence, annual report should be default choice for the investors to source company related information.
Third, the annual report contains many sections, with each sections highlighting certain aspects of the business. The annual report is also the best source to get information related to the qualitative aspects of the company. The management discussions, point 5 बताते हैं आपको, the management discussions and analysis. The management discussion and analysis is one of the most important section in the annual report. It has the management perspective. It has the management perspective on the overall economy of the country, their outlook on the industry they operate in for the year gone by, what went right and what went wrong, and what they foresee for the year ahead. मतलब आगे वो लोगों को क्या दिख रहा है. The annual report contains 3 financial statement: profit and loss statement, balance sheet, and cash flow statement. Okay. The standalone statement contains the financial numbers of only the company in the consideration. However, the consolidated numbers contain the company and its subsidiaries financial numbers. Okay, मतलब ये तो मैंने पहले ही आपको बता चुका, तो उसमें और मुझे नहीं बताना चाहिए. ओके, अभी आप लोगों को मैं क्या बताने वाला हूँ, देखो, अंडरस्टैंड दी पीएल स्टेटमेंट. ओके, अभी धीरे धीरे पीएल समझना है. ऐसे तो आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बहुत बार बनाते हो मैम के क्लास में, बनाते बनाते शायद थक जाते हो, बट कभी शायद कंपनी के बारे में जब आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो ऑन दैट टाइम आपको प्रॉफिट एंड लॉस जो है ना उसको समझना होगा, एनालाइज करना होगा. समझ रहे हैं ना प्रिया, रोशनी बोलो, समझ में आ रहा है ना कि पीएल को डिटेल्स में अंडरस्टैंड करना होगा. तो अभी तो मैंने थोड़ा सा कैपिटल बारे में थोड़ा सा ही जस्ट बता रहा था. अभी ओवरव्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है इसमें आपको 2 कॉन्सेप्ट आता है. You can think about the financial statement from the 2 different angles. Financial statement का भी 2 different angle हो सकता है. First, from the maker's point of view and from the user's perspective. एक जो financial statement को बनाते हैं, जो build करते हैं, जैसे कि जो accountant है, and जो use करते हैं, that is user's perspective. लेकिन दोनों के angle में difference होता है, दोनों के यूज में डिफरेंस है. जो बना रहे हैं उसका सोच और जो यूज कर रहे हैं उनके सोच में फर्क होना भी चाहिए, और होता भी है. कभी भी सिमिलर नहीं हो सकता, लेकिन डेटा तो सेम ही है, डेटा थोड़ी ना चेंज हो जाएगा. तो चलो क्या है ये, मेकर जो कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बिल्डअप करते हैं, लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट. ओके, ए मेकर प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ही इज टिपिकली ए पर्सन विद एन अकाउंटिंग बैकग्राउंड. कॉस्ट अकाउंटेंट भी होते हैं. His job involves preparing ledger entries, matching bills, मतलब जो भी उसका वाउचर्स है, बिल्स है, उसको थ्रू के मतलब उसके थ्रू से वो क्या करते हैं, जर्नल करते हैं, लेजर करते हैं. ये तो समझ में आ रहा है ना सर. पहले क्या होगा, बिल बनेगा, सेल बिल एंड परचेस बिल, सही ना. सेल के लिए सेल बिल, परचेस के लिए परचेस बिल. जो कैश मिलेगा कैश, जो क्रेडिट में होगा क्रेडिट. एम आई राइट ना सर? हेलो, है दादा. फिर बिल से क्या बनाओगे, जर्नल, और जर्नल से क्या बनाओगे, लेजर, है ना. तो दिस इज द सिस्टम. चाहे किसी भी तरह का बिजनेस हो, कंपनी हो, सोल प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो, एनपीओ हो, एनजीओ हो, ठीक है, कि मतलब बिजनेस का पैटर्न कुछ भी हो, बट सिस्टम तो वही है. ठीक है, अकाउंटिंग सिस्टम अलग हो सकता है, बट जो बेसिक पैटर्न है उसमें कोई अलग बात नहीं है. तो बात क्या है, मैचिंग बिल्स एंड रिसिप्ट, टेलिंग द इनफ्लोज वर्सेस आउटफ्लोज, एंड ऑडिटिंग एटसेट्रा. तो प्रिपेयरिंग लेजर एंट्रीज, मैचिंग बिल्स, रिसिप्ट, टैलिंग इनफ्लोज वर्सेस आउटफ्लोज, मतलब कितना पैसा तुम्हारे पास आया और कितना पैसा तुमसे गया, है ना. मतलब जब आप सेल करते हो तो पैसा आता है कि जाता है? आता है सर. आता है सर. जब तुम परचेस करते हो तो पैसा जाता है ना. तो ये जो इनफ्लो आउटफ्लो का पैटर्न है ना, ये मैच भी होना चाहिए, बिकॉज जो आता है वो जाता है और जो जाता है वो आता भी है. तो ये मैचिंग भी होना पड़ेगा. तो ये ऑडिट करके पता चलता है, एंड दैट इज द रीजन जब ऑडिटिंग रिपोर्ट आता है, ठीक है, स्पेशली फाइनेंस ऑडिट, जिसके रिपोर्ट के ऊपर दुनिया दिमाग लगा के बैठे रहते हैं, दिल लगा के, भाई फाइनेंस ऑडिट आएगा, इसलिए आपको ऑडिटर्स रिपोर्ट भी तो दिखता है. जो लोग ऑडिट का क्लास करते हो, जैसे मुझे पता है प्रिया अभी ऑडिट पढ़ाई कर रहे हैं, उस दिन हम लोग ऑडिट के क्लास में देख भी रहे थे ना प्रिया, कि किस तरह का ऑडिटर्स रिपोर्ट में ऑडिटेड बैलेंस शीट, अनऑडिटेड बैलेंस शीट, याद होगा? करेक्ट. ओके सर. तो auditing is a very important area also. The final objective of this is to prepare transparent financial statement which best represent the true and financial position of the company.
To prepare such a financial statement, certain skills are required. Usually these skills are developed through the rigor of a chartered accountants training program. Normally ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीड करने का जो सिस्टम है, इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत माहिर होते हैं. कॉस्ट अकाउंटेंट के पास भी अच्छा मौका होता है, बट ऑब्वियसली मतलब दुनिया में चार्टर्ड जाने जाते हैं, ठीक है, इवन इंडिया में भी. दैट इज वाई कि उनको ज़्यादा समझ आता है, या फिर आप बोल सकते हो कि कॉस्ट अकाउंटेंट ऑल्सो ज़्यादा समझ सकते हैं, बट चार्टर्ड अकाउंटेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम में इसका ज़्यादा एरिया है, ज़्यादा स्कोप है. कॉस्ट अकाउंटेंट वाले थोड़ा कॉस्ट में शिफ्ट हो जाते हो, थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट या एंटिटी में शिफ्ट हो जाते हैं. दैट इज द रीज़न. अब लोग स्टूडेंट्स लोग क्या सोचते हैं ना पढ़ने के टाइम पे, वो क्या कौन सा टफ है कौन सा इजी है, दैट इज़ नॉट द इशू कि क्या आपको बनना है, क्या आपको सीखना है, ये इंपॉर्टेंट करते हैं. कोई कोई चार्टर्ड एंड सीए में एक साथ भी करते हैं, ऐसे भी है, कोई कोई ऐसा भी है जो सीए में एक साथ भी करते हैं, बिकॉज दोनों तरह का एक्सपोजर मिल जाता है. मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है वो भी पता चल जाता है, और ओवरऑल फाइनेंस का जो भी एरिया है वो भी समझ में आता है बड़े हाई लेवल पे. The users on the other hand just needs to be in a position to understand what the makers has prepared. मतलब जो बना रहे हैं वो क्या कर रहा है. He is just the user of financial statement. He need not really know the details of the journal entries or the audit procedures. His main concern is to read what is being stated and we use it to make his decisions. है ना, मतलब जो इन्वेस्टर है वो थोड़ी ना जरूरी थोड़ी है कि जो भी इन्वेस्टर होगा वो कॉमर्स डिपार्टमेंट से होगा, ऐसा तो कोई बात नहीं है ना, है ना. बहुत लोग हैं क्लास में ऐसे भी रहते हैं जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, ओनली शेयर मार्केट सीखने आए हैं. तो अगर ऐसा कोई है तो फिर उनको क्या बोलेंगे कि पीएल बैलेंस शीट सीखो, जर्नल एंट्री जानो. नहीं, यू डोंट नीड टू नो हाउ जर्नल लेजर इज प्रिपेयर्ड, बट हाँ आपको इतना ज़रूर समझ होना चाहिए कि कंपनी अपना अकाउंट्स में जो भी बोला है वो ट्रू एंड फेयर है, इतना समझ आपको होना चाहिए. ज़रूरत पड़ने से वो भी सीखना पड़ेगा इफ़ नेसेसरी, बट ज़रूरी नहीं है इतना, बट एटलीस्ट ट्रू एंड फेयर भी है इतना आप ज़रूर समझ सकते हो. To put this in context, think about Google. Most of us do not understand Google's complex search engine algorithm. हम लोग एल्गोरिदम समझते हो सर? What is the meaning of algorithm? तो ये एल्गोरिदम क्या है, किसी को आइडिया है? जानते हो क्या नहीं? हेलो, सुने हो सर एल्गोरिदम वर्ड तो सुने हो? হ্যাঁ দাদা, ওই কিছু সার্চ করলে যেটা রেজাল্ট দেখিয়ে দেয় কিওয়ার্ডের মাধ্যমে. सपोज मानो आप ढूंढ रहे हो बेस्ट कॉफ़ी शॉप, ओके, बेस्ट कॉफ़ी शॉप इन कोलकाता, सपोज आपने ऐसा एक सर्च किया, ठीक है. अब इस कॉफ़ी शॉप सर्च करते ही आपके सामने 2-3 ऑप्शंस आ रहा है. ये गूगल का एक एडवर्टाइजिंग पैटर्न है. सबसे पहले इन्होंने ना मैप दिखाएगा, दैट इज़ द सिस्टम. सबसे पहले मैप आता है जिसमें वो कैलकाटा 64, वाइज आउल, दी कॉफ़ी शॉप, आई डोंट नो, मुझे इतना पता नहीं है कहाँ है, बट ये नॉर्मली सिस्टम यही है कि जो सबसे नज़दीक वाले होते हैं उसको पहले दिखाते हैं मैप में, जो आसपास के सबसे नज़दीक होगा आप जिस एरिया से सर्च कर रहे हो. उसके बाद খুব ভালো দাদা. अच्छा, वाइज आउल बहुत अच्छा है, चलो अच्छा है, मतलब ये रोशनी ने बताया तो बहुत बेहतर ही होगा, ठीक है. तो ये मैप में दिखा रहे सर करीब 11-12 किलोमीटर दूर में है, फिर भी दिखा रहे क्यों? बिकॉज ये बहुत पॉपुलर है, इसका रेटिंग अच्छा है, ठीक है, काफ़ी सारा लोग बिजनेस में विजिट किया है, रेटिंग दिया है, एंड वो एक वन ऑफ द रीज़न है कि इसका एल्गोरिदम के थ्रू से, मतलब जो जिस तरह से गूगल एल्गोरिदम करता है उसके थ्रू से ये 2-3 कंपनीज पहले दिख रहा है, ठीक है. अच्छा, फिर आप यहाँ पर अगर लिखो दी कालीकट ट्री, ठीक है, तो ये जो बाकी आपको दिख रहा है ना, ये सब आपका ऑर्गेनिक सर्च बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको? थोड़ा सा डिजिटल मार्केटिंग भी हो जा रहा है सर. दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनिक सर्च, ठीक है, ऑर्गेनिक रिजल्ट. तो ऑर्गेनिक है तो ऑर्गेनिक रिजल्ट्स आ रहा है, ठीक है. तो उसके बाद अगर कोई मतलब उसके बाद नहीं, इसके बाद एक्चुअली एडवर्टाइजमेंट अगर किसी का चलता है तो वो आता है, बट यहाँ पर हम लोगों को ऐड दिखा नहीं. जैसे अगर मैं ऐड के बारे में जाऊँ, अच्छा देखते हैं, लैपटॉप लिखते हैं, लैपटॉप, कुछ ऐड दिखेगा? हाँ, सबसे पहले तो आपको दिख रहा है सर, देखो लैपटॉप लिखते ही ऐड दिख गया, मतलब पॉपुलर है, बड़ा पॉपुलर पॉइंट है, इसलिए एडवर्टाइजमेंट चलता है सबका. देखो सबसे पहले इसको बोलते हैं फोटो ऐड, ठीक है, दिस इज कॉल्ड दी फोटो ऐड. हाँ, मतलब गूगल एड्स का ही एक सिस्टम है. उसके बाद एडवर्टाइजमेंट, फिर आ गया आपका मैपिंग, ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है ऑर्गेनिक सर्च, ठीक है. तो ये जिस सिस्टम से सर्च करने से किसका दिखाएगा किसका नहीं दिखाएगा, दिस ऑल डिपेंड्स ऑन द एडवर्टाइजिंग सिस्टम एंड ऑल्सो एल्गोरिदम पैटर्न, ठीक है. तो ये होता है गूगल का एल्गोरिदम. अब ये एल्गोरिदम का वो एक प्रोग्रामिंग करते हैं, इस प्रोग्रामिंग के थ्रू से सर्च करने से कुछ ना कुछ दिखाते हैं जो एज पर नीड है, जो एज पर द कॉन्सेप्ट है, ठीक है. कभी सही होता है कभी गलत होता है, बट गूगल ट्राई टू बिल्ड इट इन अ वेरी साइंटिफिक वे, कि जिसको दिखाना चाहिए उसी को दिखाने का कोशिश वो करते हैं, ठीक है. तो दिस इज कॉल्ड एल्गोरिदम.
समझ में आ रहा है सर? ऐसे एल्गोरिदम कैसे बनता है मुझे भी नहीं पता, बट एटलीस्ट मैं आपको इतना समझा सकता हूँ कि जिस वे में एज पर योर सर्च नीड वो आपको निकाल के देते हैं डेटा, ठीक है, वो कोशिश करते हैं कि भाई क्या दिखाना चाहिए, ये जो पैटर्न गूगल बैकएंड में फॉलो करते हैं, दैट इज पैटर्न इज कॉल्ड द एल्गोरिदम। समझ में आ रहा है सर? हेलो? Also, Okay. So most of us do not understand Google's complex search engine algorithm that runs in the backend. However, we all know how to use Google effectively, है ना? तो एग्जैक्टली यहाँ पर भी वही बता रहे हैं कि आप बैलेंस शीट वगैरह को यूज़ करना सीखो, ठीक है? बैकएंड में अकाउंटेंट क्या कर रहा है, चार्टर्ड या कॉस्ट अकाउंटेंट क्या कर रहा है, दैट इज नॉट अ बिग इशू फॉर यू. Such is the distinction between the maker and the user of financial statement. A common misconception among the market participants is that they believe the fundamental analysts need to be thorough with concept of financial statement preparations. While knowing this certainly helps, अगर आप thoroughly जानते हो, जैसे कि चार्टर्ड जानते हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट जानते हैं, it is not really required to be a fundamental analyst. One just needs to be users and not the maker of the financial statement. हर कोई मेकर नहीं हो सकता, यूजर्स ही ज़्यादा होंगे ना. तो देयर आर 3 मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पीएल, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो. अब पीएल के बारे में बात करेंगे, ठीक है, एक एक करके पीएल में क्या क्या है, किस तरह से उसको डिस्कस करना चाहिए, कैसे आप उसको समझोगे, ठीक है, जो आपको मतलब नॉर्मल जो आप लोग चार्टर्ड या सीएस या सीएमए करते हो उसमें भी हेल्प हो जाएगा सर, बड़ा अंदर से समझोगे. तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इज ऑल्सो पॉपुलरली रेफर्ड टू एज पीएल स्टेटमेंट और इनकम स्टेटमेंट. इसको पीएल भी बोलते हैं, इनकम भी बोलते हैं, हाँ, तो इंटरचेंजेबली यूज होता है. स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेशंस एंड स्टेटमेंट ऑफ अर्निंग्स ये भी बोला जाता है. द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट शोज what has transpired during a time period. The PL statement reports information on क्या क्या आपको पता चलेगा PL से, क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको PL से पता चलेगा कंपनी के बारे में. फर्स्ट, द रेवेन्यू ऑफ द कंपनी फॉर द गिवन पीरियड, वो ईयरली भी होता है और क्वार्टरली भी होता है ना. हेलो? कंपनी का रेवेन्यू क्वार्टरली भी आता है ना, सही बोल रहा हूँ ना? जैसे अगर मैं आपको ARBL की बात कर रहा हूँ तो आपको मैं ARBL के साइड में अगर लेके चलूँ, आप ARBL में विजिट करो, यहाँ पर इन्वेस्टर दिख रहा है ना, इन्वेस्टर्स में जाओ, फिर यहाँ पर फाइनेंशियल रिजल्ट दिख रहा है, फाइनेंशियल रिजल्ट पे जाओ, ठीक है. जैसे आपने फाइनेंशियल रिजल्ट में किया, ऐसे आपको हर कंपनी के अंदर उसका डेटा मिल जाएगा. दिख रहा है? हेलो? 2021 का क्वार्टर रिजल्ट्स, हेलो? तो आप डाउनलोड करो और फिर उसको रीड करो. तो अभी रीड करना ही तो सीख रहे हैं ना. प्रिया क्लियर है ना? हाँ सर क्लियर है. ओके. अब क्या क्या है? रेवेन्यू ऑफ द कंपनी फॉर द गिवन पीरियड, द एक्सपेंस इनकर्ड टू जनरेट द रेवेन्यूज, टैक्स एंड डिप्रिसिएशन का सिचुएशंस एंड द अर्निंग पर शेयर नंबर, ठीक है. अब ये कैसे होता है? हम लोग डायरेक्टली बहुत केस में होता है, हम लोग मनी कंट्रोल में पहुंचते हैं, ईपीएस ढूंढने निकलते हैं, अरे भाई इसका ईपीएस अच्छा है, इसका ईपीएस बुरा है. तो ये कैसे समझ में आएगा कि ईपीएस कहाँ से मिला, किस तरह से मिला? तो वही डिटेल्स आपको यहाँ पर समझ में आएगा डिटेल्स में. तो from my experience, the financial statement are the best understood by looking at the actual statement and figuring out the information. Since here is the PL statement of Amara Raja, let us understand. Okay, चलिए थोड़ा देखते हैं. ये हमारा राजा का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, 31 मार्च 2014 का डेटा है, ठीक है. अब 1920 घर में होमवर्क करो, ठीक है, आराम से करोगे ना. 1920 का डेटा होमवर्क करोगे कि नहीं करोगे? हेलो? है दादा. ओके. अच्छा, सबसे पहले आपको पीएल में क्या दिखेगा? रेवेन्यू दिखेगा, यस ना. सबसे पहले रेवेन्यू और उसके नीचे आपको एक्सपेंस, समझ रहा है ना सर? सबसे पहले रेवेन्यू, उसके नीचे एक्सपेंस. बट आपको रेवेन्यू में क्या क्या पता चलेगा? सेल ऑफ द प्रोडक्ट्स, मतलब हमारे राजा बैटरी बनाते हैं ना सर, जो बड़े बड़े कार वगैरह होते हैं उसका बैटरी बिल्डअप करते हैं, तो कितना प्रोडक्ट सेल कर रहा है, उस पर चेंजेस कितना हुआ है, तो बिजनेस का ग्रोथ का भी आपको समझ आएगा. 31 मार्च 2013 में वो कितना सेल किया था? हेलो? कितना अमाउंट का सेल किया था? दिख रहा है सर? प्रिया कितना दिख रहा है बोलो? हेलो? 32,949.37. 32,949,37.
आई थिंक 3,20,000 हाँ 32,09,000 सॉरी 3,29,49,4,937 3 लाख सॉरी 32 लाख 94,937 इतने का इतना मिलियन का सेल हुआ था। 32 लाख से आपका सेल का अमाउंट कितना हो गया, कितना मिलियन बढ़ गया, 38 मिलियन हुआ ना। हेलो है दादा। प्रिया को समझ नहीं आ रहा है क्या प्रिया? ओके ठीक है, किसी कारण से साउंड नहीं आ रहा है, ठीक है। तो सेल ऑफ द प्रोडक्ट में अगर आप देखो तो 32 लाख से आप 38 लाख में पहुंचे, ठीक है। अब सेल ऑफ प्रोडक्ट से आपको क्या करना चाहिए, एक्साइज ड्यूटी। अब एक्साइज ड्यूटी किसका देते हैं पता है किसी को? एक्साइज ड्यूटी किस चीज का देते हैं? रोशनी बोल, एक्साइज ड्यूटी किस चीज का देते हैं? हेलो बोलो तो सर, एक्साइज ड्यूटी कब पेमेंट करना होता है और क्यों पेमेंट करना होता है? मेरा आवाज तो आ रहा है? हेलो है दादा। ओके सर, जब भी कोई कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ना, तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए गवर्नमेंट को उनको ड्यूटी देना पड़ता है, इट्स अ टैक्स। एक्साइज ड्यूटी इज अ इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग में देना पड़ता है, जो करेंटली जीएसटी के साथ इंक्लूडेड है, ओके। तो लेकिन उसका एक कैरेक्टर जो है वो एक्साइज का ही है। तो जब प्रोडक्शन ज़्यादा, आप देखो यहाँ पर सेल ज़्यादा तो एक्साइज ड्यूटी भी ज़्यादा ना, यहाँ पर सेल कम एक्साइज ड्यूटी भी कम। यहाँ पर 3,512 का 2 मिलियन का एक्साइज ड्यूटी दे रहा है, यहाँ पर 4,005 मिलियन का एक्साइज ड्यूटी दे रहा है। तो अल्टीमेटली प्रोडक्ट सेल करके नेट सेल्स कितना हुआ आपको यहाँ से पता चलेगा। सेल ऑफ सर्विस, ये तो प्रोडक्ट था, कुछ सर्विस भी इनका है, ठीक है। जैसे बैटरी वगैरह जब किसी गाड़ी में चलता है तो उसका वारंटी सर्विस देने के लिए पेड सर्विस होता है ना सर, वारंटी बेचते हैं, या फिर सर्विस किसी गाड़ी को चाहिए होता है तो वहाँ पर जाके सर्विस दे के आते हैं, उसका भी चार्जेस उसको ज़रूर मिलता होगा। क्या सेल ऑफ सर्विस समझ में आ रहा है कंपनी का? प्रोडक्ट के लिए जो सर्विस वो देने जाते हैं, यस और नो? हेलो है दादा। है ना। तो 137 का सेल ऑफ सर्विस 2013 में था, वहां पर सेल ऑफ सर्विस अभी हो गया 309 का। अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू अगर आप देखो, कुछ और रेवेन्यू दूसरा जगह से आ रहा है, ये 15.21 का था, अभी 21.15 का हो गया। एक साल में चेंजेस देखो, ओके। नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सबको जोड़ो तो आपको पता चलेगा 29,589 मिलियन से 34,366 मिलियन का हो गया। कुछ अदर इनकम भी है 455 एंड 465 का, मतलब पहले अदर इनकम लास्ट ईयर ज़्यादा था, इस बार थोड़ा कम हुआ है। टोटल रेवेन्यू इसका हो गया 30,054 मिलियन से 34,821, मतलब इनका बिजनेस में रेवेन्यू जो है वो बड़ा है। अगर आप नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ज़्यादा डिटेल्स में जानना चाहते हो तो उसका नोट्स है, आपको 17 नंबर में मिलेगा। एंड अदर इनकम का डिटेल्स भी अगर आप जानना चाहते हो तो आपको ये 18 में मिलेगा। समझ में आ रहा है ऐसा कि क्या अदर इनकम करते हैं? नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का डिटेल्स अगर आपको चाहिए तो उसका डिटेल्स आपको पॉइंट नंबर 17 एंड 18 में मिल जाएगा ना, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में। तो चलो आगे देखते हैं कि कुछ जरूरी है तो उसको भी हम लोग रीड करना सीखेंगे। अब अगर एक्सपेंस का बात करें तो यहाँ पर बिजनेस का एक्सपेंस का सिचुएशंस भी आप देख सकते हो। 17,603.12 का एक्सपेंस था, वहां से 21,000 का एक्सपेंस हुआ उनका। तो बिजनेस में सेल बढ़ा तो एक्सपेंस भी बढ़ा। परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, तो बिजनेस का जो स्टॉक इन ट्रेड का सिचुएशन है, ठीक है। तो पहले स्टॉक इन ट्रेड मतलब कितना बिजनेस में स्टॉक होता था उनका, दैट इज पहले बिजनेस में हमारा राजा का स्टॉक होता था 13 के एंड पे 2,632 2,632 मिलियन का, अभी 2,113 मिलियन का, मतलब स्टॉक इन ट्रेड कम हो रहा है। इट्स अ गुड साइन और बैड साइन? हेलो, परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड कम हो रहा है, इट्स अ गुड साइन और बैड साइन? बैड क्या आप साइन। लोग को मेरा आवाज आ रहा है? हेलो, है दादा। बैड साइन? प्रिया का आवाज नहीं आ रहा है, प्रिया को सुना ही नहीं दे हाँ रहा है सर क्या? अभी आ रहा है। अच्छा, आ रहा है सर।
प्रिया बोलो, परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड अगर कम हो रहा है, इट्स अ गुड साइन और बैड साइन? बैड साइन हो। देखो इसका दो एंगल है, ठीक है, मैं नोट्स में जाऊंगा तो आपको डिटेल्स फिर बताऊंगा। आप इतना भी समझ सकते हो कि जब स्टॉक इन ट्रेड अगर 2632 करोड़ का मिलियन का था, वहां से 113 मिलियन का हो रहा है, मतलब वो कम हो रहा है ना, इसका मतलब आपके स्टॉक में गुड्स कम रह रहा है, इसका मतलब सेल ज़्यादा हो रहा है। ये एक तरीका भी आप समझ सकते हो, है ना। तो चलो आगे, इसका बहुत सारा पॉइंट ऑफ व्यू आ सकता है, बट ये वन ऑफ द पॉइंट ऑफ व्यू है। अच्छा, चेंजेस इन इन्वेंट्रीज, वही स्टॉक के बारे में बात हो रहा है। लास्ट ईयर आपके इन्वेंट्रीज में, मतलब चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोसेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। आई थिंक ये सब वर्ड्स जो है आप लोग फिनेंस में और सीखोगे, जब वर्किंग कैपिटल वगैरह पढ़ाएंगे ना, तो आपको और मजा आएगा। फिनिश गुड्स, WIP, स्टॉक इन ट्रेड, ऐसे रोशनी को आई थिंक याद आ रहा है। हाँ दादा। हाँ, ये सभी चीज़ हम लोग वर्किंग कैपिटल चैप्टर में किए हैं, तो इसने अभी तक हाँ। नहीं किया, प्रिया ने, प्रिया करेगा, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल वगैरह जो है उसमें हम लोग और डिटेल्स करेंगे, तो उसमें आपको पता चलेगा। तो फिर ठीक है, लेकिन फिलहाल आप समझो कि इसका 320.8 मिलियन का 89 का था, वहाँ से ये आपका इन्वेंट्री या स्टॉक में चेंजेस 292 का हुआ है, ठीक है, नेगेटिव में दिख रहा है, ठीक है। मैं आपको आगे बताऊंगा क्यों नेगेटिव दिख रहा है, क्यों नेगेटिव है वो भी आपको पता चलेगा। तो सारा का सारा नोट्स भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो अगर आप अल्टीमेटली इस पूरा सिचुएशंस को एक एक करके अगर हम लोग पढ़े, तो टॉप लाइन ऑफ द कंपनी रेवेन्यू, यू मे हैव हार्ड the analysts talk about the top line of a company. When they do so, they are referring to the revenue side of the PL statement. Top line मतलब revenue side of the PL statement. The revenue side is the first set of numbers the company present in the profit and loss statement. Now, ऐसे मैं बहुत सारा चीज़ ऑलरेडी बोल भी रहा हूँ, लेकिन अभी थोड़ा सा मैं डिटेल्स आपको बताता हूँ। बिफोर वी स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग रेवेन्यू साइड, लेट अस नोटिस अ फ्यू थिंग मेंशन ऑन द हेडर ऑफ द PL स्टेटमेंट। जैसे PL स्टेटमेंट में हेडर में क्या होता है, एक 31 मार्च 2013 का डेटा होता है और एक 31 मार्च 2014 का होता है। अगर आप 1920 चेक करोगे तो एक इधर आपका 19 होगा तो इधर आपका 20 दिखेगा। तो हेडर क्लियरली स्टेट्स द स्टेटमेंट ऑफ PL ऑफर year ending 31st March 2014, hence this is an annual statement and not a quarterly statement. ये तो आपको पहले क्लियर हो जाना चाहिए। जब भी आपको 31 मार्च दिखे, तो आपको एक सिंपल सा लॉजिक आ जाएगा कि ये तो एनुअल है, क्वार्टर नहीं है, बिकॉज क्वार्टर तो साल में 4 क्वार्टर होता है। क्वार्टर एंड कब कब होता है, अप्रैल मई जून का एक क्वार्टर, है ना। हेलो, अप्रैल मई जून का क्वार्टर रिजल्ट कब आता है, जुलाई में आता है क्या? 4 क्वार्टर, अप्रैल में जून का, जुलाई अगस्त सितंबर का, सितंबर अक्टूबर नवंबर का, है ना। नवंबर का क्वार्टर रिजल्ट दिसंबर में मिलेगा, सितंबर का क्वार्टर रिजल्ट अक्टूबर में मिलेगा, एंड मई जून, अप्रैल में जून का जुलाई में मिलता है। सही बता रहा हूँ ना सर, आप लोगों ने ख्याल किए कि नहीं किए? हाँ दादा। ऐसे ही होता है। सर। हाँ। हाँ बोलो, कुछ बोल रहे हो प्रिया? नहीं सर। ओके, simply it can be referred to as the financial 14 numbers. तो point क्या है, also since it is as of March 31st 2014, it is evident that the statement is for the financial year 13-14, or simply it can be referred to as financial year 14 numbers. All currencies denominated in rupee million. Note, million rupee is 1 million rupees equal to 10 lakh rupees. It is up to the company's discretions to decide which unit they would prefer to express their numbers. ओके, ये उनका पर्सनल मामला है, उसी के हिसाब से बताते हैं, आप अपने हिसाब से उसको कन्वर्ट कर सकते हो। The particular show all the main headings of the statements, and any associated note to the particular is present in the note section, also called the schedule. An associated number is assigned to the note, that is note number, जिसमें हमें details मिलेगा एक एक point का। By default, when companies report the number in the financial statement, they present the current year number on the leftmost column and previous year number to the right. In this case, the number of numbers are financial year 14, that is latest, and financial year 13, that is previous. The first line item are the called sale of products. अब sale of products में भी मैं आपके साथ बात कर रहा था, अगर आप उसको फिर से एक बार देखो, तो since we know we are dealing with the batteries company, clearly sale of product means the rupee value of all the battery sales of the company has sold during financial year 14, that is the sale stand कुछ इतना, that is 38,041, है ना, और about 3,804 करोड़, ठीक है, 3,800 about rupees
3,804 crores. The company sold batteries worth rupees 3,294 crores in the financial year 19, जिसमें आपका करीब 2,70,000 के आसपास का चेंजेस है, ठीक है। तो प्लीज नोट वन, विल रिस्टेट ऑल द नंबर्स इन रूपी क्रोर्स एज आई बिलीव दिस इज मोर इंट्यूटिव टू अंडरस्टैंड। मतलब जब हम लोग नोट वन में देखेंगे तो सारा का सारा डेटा आपको और दिखेगा। एक मिनट देखते हैं यहाँ पर नोट वन नहीं दिख रहा है करेंटली, ठीक है। मैं नोट वन अगर मुझे मिले तो मैं आपको दिखाऊंगा, जिसमें आपको प्रोडक्ट सेल का सारा डिटेल्स मिलेगा। एक सेकेंड, नोट वन मुझे जब मिलेगा मैं आपको दिखाऊंगा। Apart from the sale of product, the company also draws revenue from service. This could probably be the form of annual battery maintenance. The revenue from sale of service stands 30.9 crore for financial year 14. The company also include other operating revenues at rupees 2.1 crore. This could be revenue through the sale of products or service that is incidental to the core operation of the company. मतलब ये business का core operation नहीं है, but उसके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये भी आपको देखना पड़ेगा कि कंपनी का जुड़ा हुआ कोई इनकम है तो वो कहाँ से आ रहा है, किस तरह से आ रहा है, इसके बारे में भी आपको देखना चाहिए। फाइनली द रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट प्लस सेल ऑफ सर्विस प्लस ऑपरेटिंग रेवेन्यूज सम्स अप। सेल ऑफ प्रोडक्ट का प्रॉफिट, सेल ऑफ सर्विस का प्रॉफिट एंड अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू का जो सम है, उनको टोटल करके आपको टोटल ऑपरेटिंग रेवेन्यू पता चलेगा। दिस इज रिपोर्टेड एट 3,436 crore for financial year 14 and 2,959 crore from financial year 13। मैं आपको वापस चेक कराता हूं। इंटरेस्टिंग, देयर इज ए नोट नंबर 17 एसोसिएटेड विद द नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन which help us inspect the aspects further. Do recall in the previous chapter we had discussed about the notes and schedules of the financial statement. अब हम लोग नोट 17 में ऑपरेटिंग रेवेन्यू के बारे में डिटेल्स देख लेंगे, बट फिलहाल मैं एक बार फिर से आपको वही ऑपरेटिंग रेवेन्यू में लेके चलता हूँ इनकम स्टेटमेंट में। अगर आपको दिखाई दे तो मैंने ऑलरेडी रेवेन्यू का डिटेल्स आपके साथ चर्चा कर लिया था, अगर आपको याद है। हेलो, देखो सर, ये जो रेवेन्यू का एरिया है ये मैंने आपके साथ चर्चा कर लिया था ना सर। हेलो, बोलो। हाँ दादा। है ना, तो जिसमें आपको टोटल रेवेन्यू तो दिख रहा है 30,050 करोड़ का मिलियन का लास्ट ईयर था, इस ईयर 2014 का हुआ है 34,821 का। ये 13-14 है, 19-20 इज होमवर्क फॉर यू, तो ये आप करके देखना है कंपनी किस तरह से डेवलप किया है। लेकिन फिलहाल मैं आपको लेके चलूँगा नोट 17 में जहाँ पर आपको नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का डिटेल्स बताऊंगा, ठीक है। तो इसमें आप नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, देखो ये थोड़ा सा ना पेशेंसफुल काम है, इसलिए मैं आपको स्टार्टिंग में बोल रहा था कि सर एक्चुअल स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट में जो आपको इंटरेस्ट बिल्ड करना है उस पर टेस्ट टिकट वाला कॉन्सेप्ट चाहिए। क्यों बोल रहा था, समझ में आ रहा है सर? क्यों मैक्सिमम लोगों का क्या प्रॉब्लम है ना, पेशेंस का बहुत बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं रियलिटी में देखा ये वाला चीज़, ठीक है, कि वो पेशेंस नहीं रख पाते इतना सारा डिटेल्स चेक करने के लिए। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? हेलो, है दादा। इतना सारा डिटेल्स चेक करने के लिए आपके अंदर पहला बात तो आपको समझ में आना चाहिए, दूसरा बात पेशेंसफुली इसके साथ रहना चाहिए, तब जाके आप कंपनी के बारे में अंदर से सोच पाओगे। रिया, मैं सही बोल रहा हूँ ना? हेलो, बोलो। अब यही में फर्क हो जाते हैं कि भाई आप पेशेंसफुल रहते हो कि नहीं रहते, और पेशेंसली मैटर को रीड करते हो, उसको एनालाइज करते कि नहीं थे। अभी तो मैं ज़्यादा एनालाइज भी नहीं कर रहा हूँ, बट फिलहाल रीडिंग के साथ साथ थोड़ा बहुत एनालाइज चल रहा है। उसके बाद आपको आराम से सोचना भी पड़ेगा ना, इसको बोलते हैं कंपनी स्टडी, इसी को बोलते हैं कंपनी स्टडी जो आप सीख रहे हो अभी। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का डेटा अगर आप चेक करो तो इसमें क्या क्या दिख रहा है, देखो आप, सेल ऑफ प्रोडक्ट, क्या क्या प्रोडक्ट है कंपनी का, मजेदार पॉइंट है। स्टोरेज बैटरीज फिनिश गुड्स है, फिनिश गुड्स मतलब जो कंप्लीट बैटरी है, ठीक है। स्टोरेज बैटरीज का कुछ उसके पास स्टॉक इन ट्रेड में है, मतलब अभी वो बेचा नहीं है, बेचेगा, सेल करेगा। स्टोरेज बैटरीज फिनिश गुड्स जो है वो उसका पहले साल का था 30,363 मिलियन का, इस साल हो गया सर 35,237 का, तो इसमें शार्प ग्रोथ दिख रहा है। स्टोरेज बैटरी का मतलब स्टॉक इन ट्रेड में लास्ट ईयर था 1493 का, इस बार हो गया है 2089 का। मतलब यहां से एक चीज पता चलता है कि उसके मतलब मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा हुआ है। हेलो, स्टोरेज बैटरी ज्यादा हुआ है, यहां से आपको क्या समझ में आ रहा है? ज्यादा स्टोरेज में ज्यादा क्यों है? बिकॉज ज्यादा प्रोडक्ट परचेस हुआ है या फिर ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग हुआ है? हेलो, है दादा। स्टॉक इन ट्रेड का मतलब क्या होता है? जिसको मुझे
हाँ बोलो और एक बार बताओ। इसमें ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग हुआ है या ज्यादा सेल नहीं हो पाया है? दो हाँ रीजन दोनों पॉइंट है, ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग हुआ है या फिर ज़्यादा सेल नहीं हो पाया है। लेकिन हो अगर आप पाया है। दोनों पॉइंट में देखो, दोनों पॉइंट को देखो कि लास्ट ईयर आपका 30,000 सेल हुआ था प्रोडक्ट का, फिनिश गुड्स का, इस बार 35,000 का सेल हुआ है। इसका मतलब आपका मार्केट डिमांड में ग्रोथ हुआ है कि नहीं हुआ? मतलब डिमांड तो था ही, बट आपने भी तो कैप्चर किया। 5,000 मिलियन का ज़्यादा सेल तो किया ना आपने, है। है ना? तो फिर उसके साथ साथ जो प्रोडक्ट का आपका स्टॉक बढ़ा है, ये एक गुड साइन है क्योंकि मार्केट डिमांड था। लेकिन हाँ, ये अगर ज़्यादा देर तक आपके पास पड़ा रहता है, दैट इज़ नॉट द गुड साइन। बहुत देर तक अगर आपके पास स्टॉक इन ट्रेड में गुड्स पड़ा हुआ है, वो आपका बिजनेस के लिए अच्छा बात नहीं होता। वो देखना पड़ेगा कि ये स्टॉक कितना दिन उसके पास से है, मतलब और इतना, मतलब अभी जो है ये कितना दिन बाद क्लियर होता है नहीं होता, वो नेक्स्ट ईयर का डेटा से पता चल जाएगा। जब आप 13-14 कर रहे हैं, इसके बाद आप 14-15 का भी डेटा निकाल के देख सकते हैं। जब आप 19-20 के डेटा के साथ इसको कंपेयर करोगे ना, तब भी आपको समझ में आएगा कि कितना ग्रोथ हुआ है, गैप भी समझ में आएगा। अच्छा, और क्या बिजनेस में सेल करता है वो? होम यूपीएस। अरे सर, वो बैटरी का जो यूपीएस भी तो बैटरी होता है ना। हेलो, यूपीएस इज ऑल्सो बैटरी ना, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, ये भी बैटरी है। ठीक है, ये थोड़ा सा छोटा अमाउंट में होता है, घर के लिए जो चलता है। इसमें इन्होंने लास्ट ईयर थोड़ा ज़्यादा सेल किया था। देखो सर, लास्ट ईयर सेल हुआ था 1091 मिलियन का, इस बार सेल हो गया 713 मिलियन का। मतलब होम यूपीएस का सेल इनका क्या हुआ है? डिक्रीज किया है ना। हेलो, है दादा। है ना? तो ग्रॉस रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट इनका क्या हो गया? लास्ट ईयर था 32,949, इस बार हो गया 38,041 ज़्यादा। एक्साइज ड्यूटी जो सरकार को दिया है, लास्ट ईयर दिया था 3,512 का, इस बार दिया 4,005 मिलियन का। नेट रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट इनका लास्ट ईयर था 29,436 मिलियन का, इस बार हो गया 34,036 मिलियन का। सेल ऑफ सर्विस में क्या क्या सर्विस दिया? देखो, इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग, ठीक है, लास्ट ईयर 17.36 का इंस्टॉलेशन का पैसा उनको मिला था, इस बार 49.14 मिलियन का मिला है। एनुअल मेंटेनेंस सर्विस के लिए लास्ट ईयर 96 मिलियन का हुआ था, इस बार 146.91 मिलियन का हुआ है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के लिए, मतलब बहुत लोग प्रिवेंट करने के लिए, मतलब बाद में प्रॉब्लम ना हो उसके लिए, कुछ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का भी पैसा दे के रखता है। बहुत जिनका गाड़ी का ओनर है वही लोग करते हैं सर। 5.75 मिलियन से इस बार 15.41 मिलियन। अदर सर्विस में लास्ट ईयर 17.82 का सर्विस दिया था मिलियन का, इस बार 97.86 मिलियन का अदर सर्विसेज दिया है, दूसरा जो इसके साथ कनेक्टेड नहीं है। मतलब दिस इज अ गुड साइन। हाँ, अब नेट रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ सर्विस में 137.02 से 309.32, बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुआ है इस पॉइंट में। एंड अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू में सेल ऑफ प्रोसेस स्क्रैप, अदर रेवेन्यू में स्क्रैप है सर, बैटरी कंपनी है, स्क्रैप तो होगा। हेलो, बैटरी कंपनी का स्क्रैप होगा कि नहीं होगा? है। है। होगा ना। तो लास्ट ईयर इन्होंने स्क्रैप सेल किया था 15.21 का, इस बार स्क्रैप सेल किया है 21.15 का मिलियन का। ओके, तो अल्टीमेटली नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कुछ समझ में आया? 29,589 मिलियन से 34,366.59 मिलियन का। मतलब ये बिजनेस का क्रिटिकल एनालिसिस कुछ समझ में आ रहा है सर? आप क्रिटिकली एक एक पॉइंट को देख रहे हो और उसके ऊपर बिजनेस के बारे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू बना रहे हो। मतलब बेसिकली आप अमेरॉन बैटरी के बारे में समझ पा रहे हो कि ये क्या है, किस तरह से काम करता है, क्या इसका सेल का एरिया है। कुछ समझ आ रहा है सर? हेलो, बोलो, धीरे धीरे ही सही, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दादा বুঝতে পারছি। प्रिया, समझ आ रहा है ना? Clearly, the note gives a more detailed analysis of all splits of revenues from operation, does not include other income details. As you can see under the particular section, under the particular section, okay, under the particular sections क्या होगा? Let's section A talks about the split up under sale of products, है ना? इसमें प्रोडक्ट का स्प्लिट अप देखा, पॉइंट ए मतलब ये वाला, पॉइंट ए मीन्स दिस वन, इसमें प्रोडक्ट का स्प्लिट हुआ है, इसमें सर्विस का स्प्लिट हुआ है, इसमें अदर इनकम के बारे में कहा गया है।
ठीक है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में भी आपका अलग अलग स्प्लिट अप होता है, ठीक है। तो एक एक स्प्लिट को देखेंगे तो अंदर का बात समझ में तो आ ही जाएगा, आज नहीं तो कल, है ना। तो इस तरह से आप किसी भी कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को समझ सकते हो, जो बहुत वाइटल लाइन है किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस को समझने के लिए। अभी जैसे कुछ पॉइंट्स में और बात करते हैं। सेल ऑफ स्टोरेज बैटरीज इन द फॉर्म ऑफ फिनिश गुड्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 14 353223 का था, वहां से 3036 करोड़ से यहाँ पर चेंज हुआ है, ठीक है। सेल ऑफ स्टोरेज बैटरीज 208 करोड़ में चेंजेस हुआ है 149 करोड़। इन ट्रेड रेफर्स इट फिनिश गुड्स ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर बीइंग सोल्ड इन दिस फाइनेंशियल ईयर। मतलब सेल ऑफ स्टोरेज बैटरीज जो स्टॉक में 208 करोड़ का है फाइनेंशियल ईयर 14 में, जो पहले था 149 करोड़ का। इसका मतलब स्टॉक इन ट्रेड रेफर्स टू फिनिश गुड्स ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। स्टॉक इन ट्रेड रेफर्स टू फिनिश गुड्स ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर बीइंग सोल्ड इन दिस फाइनेंशियल ईयर। बात को समझिएगा सर। सेल ऑफ स्टोरेज बैटरीज जो 208 करोड़ का फाइनेंशियल ईयर 14 में दिख रहा है, जिसमें से ये वाला, हेलो सर देखो, ये जो स्टोरेज ऑफ बैटरी स्टॉक इन ट्रेड में लास्ट ईयर का था, दैट इज 149 करोड़ मिलियन का, 149 करोड़ का सेल आपका लास्ट ईयर का स्टॉक है, जो इस बार निकल गया है। और मतलब लास्ट ईयर का निकल गया इस बार, तो इस बार आपका स्टॉक इतना पड़ा हुआ है। हेलो, ये जो स्टॉक इन ट्रेड जो लास्ट ईयर था वो निकल गया ना, फिर ये वाला निकलेगा नेक्स्ट ईयर, ये 15 में निकल जाएगा अगर बिजनेस अच्छा जाएगा तो। समझ में आ रहा है प्रिया, ये पॉइंट समझ में आया। ये जो स्टॉक इन ट्रेड लास्ट ईयर का स्टॉक इन ट्रेड किस तरह से इस साल में निकलता है, उसी का डेटा यहां पर पॉइंट में बता रहे हैं। हेलो प्रिया का मतलब नेटवर्क में कुछ इशू है क्या? हाँ सर, थोड़ा सा रुक जा रहा नेटवर्क। अच्छा ठीक है। देखो, सेल ऑफ स्टोरेज बैटरी स्टॉक इन ट्रेड 200 करोड़ का इन फाइनेंशियल ईयर 14 वर्सेस 149 करोड़। स्टॉक इन ट्रेड रेफर्स टू फिनिश गुड्स ऑफ प्रीवियस ईयर इज बीइंग सोल्ड इन दिस फाइनेंशियल ईयर। मतलब लास्ट ईयर का स्टॉक इस साल अगर निकल जाए तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। अगर ये 208 करोड़ से कम होता, हेलो, अगर ये 149 करोड़ से कम होता तो इसका क्या मतलब होता? इफ फाइनेंशियल ईयर 14 का 208 की जगह अगर ये 100 करोड़ का होता तो इसका क्या मतलब होता? एनीवन? इसका मतलब यही होता सर कि लास्ट ईयर का स्टॉक का 100 करोड़ ही निकला है, 49 करोड़ अभी भी नहीं निकला। लास्ट ईयर स्टॉक का 100 करोड़ ही इस बार सेल हो पाया है, बट 49 करोड़ स्टील बाकी रहता। सही ना? এটা একটু একবার বলো দাদা। यहाँ पर 208 करोड़ दिख रहा है, इसका मतलब तुम्हारा इस बार का स्टॉक और ज़्यादा हुआ है। इसलिए हुआ है क्योंकि तुम्हारा 149 करोड़ का स्टॉक था, ठीक है, लास्ट ईयर का। इस बार तुम्हारा स्टॉक 208 करोड़ का दिख रहा है। दैट मीन्स कि तुम्हारा इस बार ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ है, और ये 149 करोड़। स्टॉक इन ट्रेड रेफर्स टू फिनिश गुड्स ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर बीइंग सोल्ड इन दिस फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। तो इसका मतलब ये ज़्यादा दिख रहा है। दैट मीन्स आपका 149 तो निकल गया, उसके बाद और स्टॉक इस बार भी आया है, ठीक है। आप ऐसे सोच सकते हो। मैं आगे फिर से आपको बताऊंगा, ठीक है। फिर से मैं डिटेल्स एनालिसिस फिर बाद में करूंगा, तब आपको मैं और डिटेल्स बताऊंगा स्टॉक के बारे में। ओके रोशनी, आई विल डिस्कस लेटर ऑल्सो। तो फिलहाल एक बार मैं पूरा कंप्लीट कर लूँ मैटर को। सेल ऑफ होम यूपीए स्टॉक इन गुड्स एट ₹71 in financial 14 versus 109 in financial year 13. Net sales from operation of product adjust for excise duty amounts to, ये तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया, सरकार जो किया उसका टैक्स भर रहा है, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपने सारा का सारा देखा। फिर आपको अदर इनकम का जो डिटेल्स है, ठीक है, अदर इनकम के डिटेल्स में कंपनी का क्या क्या, ये जो कंपनी का अदर इनकम था, जो जिसका नोट 18 में बोला है कि उसका अदर इनकम टोटल दिख रहा था सर 465 लास्ट ईयर में था, इस बार 455 करोड़ का अदर इनकम है। उसका पूरा डिटेल्स आपको मिलेगा यहाँ पर, जिसमें कंपनी का इंटरेस्ट इनकम है ऑन बैंक एंड अदर डिपॉजिट्स में लास्ट ईयर 112 करोड़ का था, इस बार 131 करोड़ का है।
अगेंस्ट ट्रेड रिसीवेबल 10 करोड़ का था, इस बार 6.72 कम हुआ है। डिविडेंड इनकम मतलब कंपनी किसी और जगह में इन्वेस्ट करके रखे हैं, तो 143.96 का लास्ट ईयर उनका डिविडेंड आया था, इस बार 142.682 करोड़ का डिविडेंड आया है। म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट है। इक्विटी में, इक्विटी मतलब वो भी किसी कंपनी में इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू से इन्वेस्ट करके रखा है, 1.31 करोड़ का, इस बार 1.51 करोड़ का, मिलियन का, सॉरी करोड़ बोल दिया मैंने। अच्छा, नेट गेन ऑन फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन एंड ट्रांसलेशंस, ठीक है, मतलब वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करके जो नेट गेन हो रहा है, लास्ट ईयर 91.71, इस बार 89.88, मतलब वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जो फॉरेक्स ट्रांजैक्शंस में जो होता है डॉलर के लिए जो होता है। इंश्योरेंस क्लेम कुछ था तो उसमें 13.48 लास्ट ईयर का हुआ था, इस बार 32.27। स्क्रैप सेल्स करके जो नॉन प्रोसेस है, प्रोसेस कुछ नहीं हुआ था, नॉन प्रोसेस स्क्रैप सेल्स 6.94, इस बार 14.07। कैश डिस्काउंट अर्न ऑन अर्ली पेमेंट्स, किसी को पेमेंट करना था, कैश डिस्काउंट मतलब आप लोग जानते हो ना, अगर टाइम से पहले पेमेंट कर देते हैं तो बहुत कंपनी डिस्काउंट देते हैं। अब अगर किसी को आपको 1 लाख देना था, वो बता रहा है कि भाई 1 हफ्ते के अंदर दे दो तो 98,000 में काम चला लेंगे, तो 2000 का क्या हो गया आपका, हेलो 2000 का कैश डिस्काउंट ना, तो ऐसे भी कंपनी ने इनकम किया, इसमें काफ़ी अच्छा खासा कमाया सर, आर्डली पेमेंट करके नहीं। लास्ट ईयर कमाया था 43.35, इस बार कमाया 10.74, ठीक है। प्रोविजंस एंड क्रेडिट बैलेंस रिटर्न बैक, बैड डेट रिकवर, प्रोविजन एंड क्रेडिट बैलेंस रिटर्न बैक मतलब किसी को कुछ देना था लेकिन देना नहीं पड़ा तो वो क्रेडिट बैलेंस हो गया, मतलब वो डेबिट कर दिया था, वो मिल गया, एक्चुअली प्रोविजंस करके रखा था लॉस के खाते में, लेकिन अभी वो प्रोविजंस नहीं है, वो क्रेडिट बैलेंस रिटर्न बैक कर लिया, मतलब उनका ही पैसा था, उन्होंने ही कर लिया, मतलब कुछ लॉस वो सोच रहा था किसके कारण मेरा लॉस हो सकता है, ठीक है। ये देखिए ना, बैड डेट रिकवर बोल रहा ना, सोच रहा था कि किसी क्रेडिटर किसी को कुछ सेल किया है, लग रहा था कि पैसा नहीं देगा तो उसके लिए प्रोविजंस बनाया था, तो वो लॉस के खाते में देख रहा था। हाँ, कुछ बोल रहे हो क्या, हेलो, कोई कुछ पूछ रहे हो, प्रिया रोशनी बोलो। ना दादा। ओके, बैड डेट रिकवर्ड, हेलो हेलो, ओके। बैड डेट रिकवर्ड जो है, बैड डेट रिकवर्ड मतलब आपने सोचा था कि आपका बैड डेट हो गया, लेकिन बैड डेट हुआ नहीं, वो रिकवर हो गया। ऐसा लास्ट ईयर 0.25 मिलियन का था, इस बार तो 15.15 का बैड डेट, जो आपने सोचा था कि और नहीं मिलेगा अब मिल गया आपको, समझ रहे हो। टेंजिबल फिक्स एसेट्स राइट ऑफ हो गया, मतलब गुडविल, टेंजिबल मतलब कोई एसेट्स वगैरह था उसको सेल करके राइट ऑफ कर दिए, इस बार ज़्यादा हुआ 4.45 का। इस तरह से रॉयल्टी इनकम, सेंट्री इनकम सब मिला जुला के 4455 मिलियन का आपका अदर इनकम हुआ है। तो अदर इनकम का भी डिटेल्स चेक करना चाहिए, नहीं तो कंपनी अदर इनकम के नाम पे कुछ भी दिखा सकते हैं ना। और ऑडिटर ने अगर ऑडिट करके रखा है तो आप इतना समझ सकते हो कि अच्छा ऑडिटर ने देखा है तो फिर सही देखा होगा, मतलब थोड़ा बहुत बिलीव तो रख ही सकते हो। साथ में कंपनी का मैनेजमेंट क्या बता रहे हैं, सारा का सारा मैच करा के आप कंपनी के बारे में एक अच्छा सोच बिल्डअप कर सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हो, you really can build. As you can see, other income includes income that is not related to the main business of the company. इसमें इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, डिविडेंड, इंश्योरेंस क्लेम, रॉयल्टी। यूजुअली द अदर इनकम फॉर्म्स एट इट शुड ए स्मॉल पोर्शन ऑफ द टोटल इनकम, ए लार्ज अदर इनकम यूजुअली ड्रॉज ए रेड फ्लैग। अगर बहुत ज़्यादा अदर इनकम है तो वो अच्छा बात नहीं होता, एंड इट वुड डिमांड ए फर्दर इन्वेस्टिगेशन। अगर कोई कंपनी बहुत ज़्यादा अदर इनकम दिखा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन का मैटर हो सकता है। मेन बिजनेस के कंपेरिजन पे, मेन कोर बिजनेस के कंपेरिजन पे अदर इनकम कभी भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम ही होना चाहिए। So adding up revenue from operations and other income, we have total revenue from financial year 14 is 3482 crores. इस तरह से आपको PL का revenue from operations का एरिया समझ में आया, ठीक है। In our next class we will discuss more regarding PL. बहुत सारे चीज़ अभी भी बाकी है PL के, इसमें एक्सपेंस के बारे में बात करना है, सिर्फ रेवेन्यू देखने से तो नहीं होगा, खर्चा के डिटेल्स भी तो देखना है ना। तो इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस रिगार्डिंग एक्सपेंस ऑल्सो, ठीक है, कि बिजनेस कहाँ खर्चा कर रहा है, क्या सोच रहा है खर्चा करने के बारे में। हेलो सर, क्लियर हुआ सर, बोलो आज का क्लास समझ हाँ में आया। हाँ है दादा। ओके, तो इन नेक्स्ट क्लास और डीप डाइव करेंगे, एक्सपेंस पे जाएंगे, फिर बैलेंस शीट में जाएंगे, बहुत सारा चीज़ें सीखना है, एक एक करके सीख लेंगे। इसमें आपका जो अकाउंट्स का नॉलेज है वो भी एनहांस हो जाएगा, बिकॉज आप लोग इसमें एनालाइज कर रहे हो,
उसमें आपको जब मैम देंगे तो फिर आप और दिमाग लगा के कर सकते हो, एग्ज़ाम में भी आप आराम से सोच समझ के कर सकते हो कहाँ गलती है। मतलब जो लोग चार्टर्ड या फिर कॉस्टिंग या फिर सीएस का जो भी अकाउंट्स है, ठीक है, स्पेशली सीएस सीएमए का अकाउंट्स में बहुत ज़्यादा दिमाग चाहिए होता है, मतलब सोचना पड़ता है, वो दिमाग आपका और क्लैरिटी आएगा। बिकॉज यहाँ पर आप प्रैक्टिकली इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हो ना, तो इट विल हेल्प यू, इट विल रियली हेल्प यू। ओके, अच्छा ठीक है सर। अच्छा 1 मिनट प्रिया वेट करना, हाँ।